Welcome to today's episode of Champions Unstoppable. We are honored to have with us one of the key figures behind India's rising success in parasports, the coach who has trained, guided, and shaped some of the finest para athletes in the country. Joining us today is Tahirji, who has dedicated his career to empowering para athletes through fitness, discipline. We are going to talk about the journey, the challenges, and the incredible victories in para athlete. तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी जानते हैं। ताहिर जी, वेलकम टू देसी दिमाग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर। सबसे पहला सवाल कि एज अ कोच आपकी जर्नी की शुरुआत कब और कैसे हुई? एज अ कोच की शुरुआत तो मेरी करीबन 15 साल हो गए, लेकिन मैं पैरा एथलीट्स के साथ पिछले करीबन 8 साल से काम कर रहा हूँ मैं। और शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मैं खुद खेला। अरे वाह। और दिल्ली के लिए खेला, फिर बाहर हिंदुस्तान से बाहर खेला वेरी बहुत सारे क्लब्स के साथ एज एन ओवरसीज प्लेयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। और फिर वापस आने के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, कोई भी अगर एथलीट होता है, प्लेयर होता है, तो उसको शौक होता है कि अब मैं इंडिया प्लेयर दूं। ट्रू। तो वो एक शौक था। और फिर कोचिंग सफ़र शुरू हुआ। और फिर ऐसे ही एक रोज़ मैं पैरा एथलीट्स के टच में आया, और फिर वहाँ से मैं पैरा एथलीट्स के साथ जुड़ा। नहीं तो आपको किस चीज़ ने खींचा कि मुझे अब एज अ कोच पैरा एथलीट्स को ट्रेन करना है या इस कोचिंग में जाना है? मतलब क्या सोच के आपके दिमाग में क्या आया? उनका पैशन। पैशन। आई नो। पैशन तो हर एथलीट में होता है, चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट्स, एनी गेम, कि कोई भी गेम हो, पैशन से ही मेडल आता है। मेडल। लेकिन इनमें जो पैशन होता है वो जुनून की हद से ज़्यादा होता है कुछ। क्योंकि आप यकीन मानिएगा, बिकॉज आई कैन से दिस वर्ड्स बिकॉज आई एम वर्किंग विद पैरा एथलीट्स फ्रॉम पास्ट 8 years, 8 years। वो ये कि जहाँ पर हम सोचते हैं कुछ भी, हम बहाना कुछ भी कर दें, हमें काम नहीं करना, तो आज बुखार हो गया हमको या चोट लग गई हमको, तो वहाँ पर फिर हम बहाना कर देते हैं। लेकिन पैरा एथलीट्स जो होते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एथलीट्स, द पीपल विद डिसेबिलिटी, ये तो शुरू ही वहाँ से करते हैं जहाँ हम फुल स्टॉप लगाए। एक जुनून होता है उनके एक जुनून होता है। और उनकी लाइफ ऐसी होती है कि उनको कभी एहसास नहीं होता कि उनके साथ कोई भी शारीरिक कमी है। कभी एहसास नहीं होता। वो गॉड गिफ्टेड होते हैं सर। गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर आप व्हील चेयर पे, मेरे साथ गर्ल्स हैं, पैरा एथलीट हैं, वो घर का सारा काम करती हैं। आई मीन घर में किचन भी है, कुकिंग भी करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी हाइट पे एडजस्ट करके सब कुछ। गैस स्टोव, यूटेंसिल्स, ड्रॉर, सब कुछ अपने, वो सब काम करते हैं। उनको कभी एहसास नहीं होता कि मतलब दे आर विद सम फिजिकल काइंड ऑफ अ थिंग। हमारी सोच ऐसी होती है, हम लोग ऐसे देखते हैं, बट उनका माइंडसेट इज वेरी क्लियर एंड दे आई आई बिलीव दे आर वेरी फोकस्ड कि उनको आगे क्या करना है और कैसे करना है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। दैट्स सर। एक ऐसा मतलब आई वांटेड टू नो एंड एवरीबॉडी वांट टू नो, आप पैरालंपिक को मतलब ट्रेनिंग देते हैं, बट व्हाट इज पैरा दी एथलीट्स पैराथलीट्स? जी। तो इसमें और जनरल में व्हेन यू आर कोचिंग देम और प्रिपेयरिंग देम, क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वर्किंग विद द पीपल विद डिसेबिलिटीज। या। सो जर्नल में जितना इजीली वो लोग चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, और आप जैसा उनको कहते हैं वो वैसा उसको फॉलो कर लेते हैं। पैरा एथलीट्स के साथ वो चीज़ नहीं हो पाता है, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग, अच्छा। तो अगर वो बेंच प्रेस ले रहे हैं तो बेंच पे लेटने के बाद में बेल्ट से बांधना पड़ता है बेंच के साथ में, आई अंडरस्टैंड। सो दैट के अगर वेट को पुश कर रहे हैं या वेट को नीचे बैलेंस के साथ ला रहे हैं, उनकी बॉडी तो स्टेबल उनकी रहे। बॉडी स्टेबल रहे, इधर उधर होके बैलेंस आउट ना हो जाए। बैलेंस आउट होगा तो या तो वेट नीचे गिर जाएगा या अपने ऊपर आ जाएगा, तो वेरी कैन केयरफुल। बी इंजरी। और ऑन ग्राउंड अगर बात करें विदाउट इक्विपमेंट्स की, अगर हम मैं
पैरा स्विमर्स की अगर अपने बात करूं तो चाहे हम बॉडी बिल्डिंग करें, चाहे हम क्रिकेट खेलें, चाहे हम फुटबॉल खेलें, चाहे हम स्विमिंग करें, कुछ भी करने के बाद में हमको स्ट्रेचिंग करना होता है। ओके। वो स्ट्रेचिंग पैरा एथलीट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द स्विमिंग, अगर सपोज कोई पोलियो वाला बच्चा है तो एक लेग काम नहीं करता, एक ही लेग काम करता है दोनों में से, जी, तो उसकी स्ट्रेचिंग में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस आ जाता है। ये चीज़ होती है। तो सर कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं या एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट वाइल ट्रेनिंग? मतलब आप जब ट्रेन कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ सेट पैरामीटर्स हैं आपकी तरफ से? जी, सेट पैरामीटर्स तो हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन एथलीट टू एथलीट। अच्छा, ये भी है। ये भी है। जी, तो वो कैसे डिफर कर सकते हैं, मतलब इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड? देखिए कोई सपोज पैरा एथलीट है जो हैवी वेट है, अगर वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो उसके लिए जो एक्सरसाइज हैं और जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है। अच्छा। लेकिन अगर कोई टीटी प्लेयर है तो वो व्हीलचेयर पे बैठ के टीटी खेल रहा है तो उसके लिए पैरामीटर्स दूसरे हैं। जी। कोई स्विमर है तो स्विमर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पूल स्विमिंग, राइट। तो उसके लिए स्लिम बॉडी चाहिए। एक होती है ओपन वाटर स्विमिंग ओके। जो ओशन में होती है, ओशन जी स्विमिंग, जी। उसके लिए बॉडी में फैट चाहिए क्योंकि फैक्ट पानी ठंडा होता है, वेव्स और वैसे वेव्स होता वैसी है। स्ट्रांग होती राइट हैं। राइट राइट राइट। राइट। और उसका टाइमिंग ज़्यादा होता है, जो ओशन स्विमिंग है उसका टाइमिंग ज़्यादा है, ज्यादा। तो थोड़ा सा हैवी बॉडी के साथ में स्टैमिना भी चाहिए। ट्रू। लेकिन पैरा स्विमिंग में हमें क्विकली हमें स्पीड पे काम करना है, तो जी। स्पीड जब ही निकलेगी जितनी कम जितनी थिन बॉडी होगी, तो ये बात है। तो सर आप खाली पैरा एथलीट्स को ही ट्रेन करते हैं या जनरल को भी लेते हैं? अब एज आई टोल्ड यू दैट फ्रॉम पास्ट 5 years आई एम वर्किंग विद पैरा एथलीट्स ओके। ओनली, क्योंकि पैशन वाली बात है, मुझे मजा आ रहा है। मजा आता है। जी। टफेस्ट इज द यू नो न्यू ट्रेंड आई वुड से कि क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जी जान लगता है उनको ट्रेन करना और आपको भी समझना, तो इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, दैट्स व्हाट आई राइट, एब्सोल्युटली। बिलीव। ग्रेट। अच्छा ताहिर जी, पैरा एथलीट्स को ट्रेन करते वक्त आई नो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते होंगे, माइंडसेट आते होंगे, मूड स्विंग्स आते होंगे, वो सब आप कैसे डील करते हैं? मतलब कैसे मोटिवेटेड रखते हैं खुद को भी और बाकी आपके स्टाफ को भी? सबसे पहले अगर मैं मोटिवेशन का बताऊं तो मोटिवेशन तो वो पैरा एथलीट ही मेरे लिए होते हैं, क्योंकि देखिए एथलीट चाहे जर्नल हो चाहे पैरा एथलीट हो, सब लोग मेहनत करते हैं, मेडल के लिए करते हैं। और हमको ये भी पता है कि मेडल जब ही आएगा जब हम मेहनत करेंगे। जी। और मेहनत करना मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, उस सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम कई बार थक भी जाते हैं, कई बार गुस्सा भी आ जाता है कि और कितना चढ़ें और कितना चलें। तो वो सब पार्ट ऑफ गेम है। लाइक गेम का मतलब जिस वक्त हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग सेशन है, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग के वक्त मूड स्विंग की आपने बात करी, उनका भी होता है, एथलीट का भी होता है। एग्जैक्टली, सबका क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। और एज अ कोच भी होता है कि अ, मेरे जहन में कुछ है, क्योंकि आज ट्रेनिंग क्या है वो घर से पहले हम प्रिपेयर करके आते करके हैं जाते हैं। और फिर उसको वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं मिल नहीं पाता मिला। तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एथलीट घर से किस मूड में आया, क्या वो घर से पेरेंट्स की डांट खा के आया है, और सबसे बड़ी बात, अगर डांट भी खा के आया है तो ट्रेनिंग करके वो ठीक हो जाता है, ठीक हो फ्रेश हो जाता जाता है। है, ये तो है। लेकिन अगर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि ट्रेनिंग पर आने के लिए वो कैसे आया। लाइक उसकी जेब में पैसे थे कि नहीं थे, वो लिफ्ट लेके आया है, खुद से आया है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ट्रेनिंग के टाइम पे और बाकी एथलीट से मिले या ट्रेनिंग करी, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो रह जाती है। तो वो दोनों का तालमेल एज अ कोच और एज एन एथलीट, एज अ ट्रेनर, ये सब मैच करना होता है हमको, जी। तभी जाके एक मेडल आता है। आप सब देखते हैं, आप सबने देखा कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे 19 मेडल आए, पेरिस में हमारे 26 मेडल आए, जी। तो कहीं ना कहीं तो हम सही राह पे हैं। फॉर श्योर, फॉर श्योर। जी। सर यही पूछना चाहूँगी कि वो कंफर्ट जोन, जैसे पैरा एथलीट्स हैं आपके कितने सारे होंगे, ऑब्वियसली आप कितनों को ट्रेन कर रहे हैं, तो एक एक को आप कितना क्लोजली मतलब उनसे अपना लिंक रखते हैं, कितनी क्लोजली उनको समझते हैं, और आपकी तरफ से क्या
इनिशिएटिव या एफर्ट्स होते हैं कि उनको और एक कंफर्ट जोन देना जहाँ वो खुल के आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें? बेसिकली जो रहता है वो उनके लेवल पे आके काम करना होता है। जी। मैं एज अ कोच तो एज अ कमांडिंग ऑफिसर मैं नहीं काम कर सकता। जी। और क्योंकि मैं खुद एथलीट रहा हूँ तो हम्म। मुझे मालूम है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। मैंने खुद खेला है। तो इसी तरीके से अगर दिन में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शाम को हम हंसी मजाक भी करते हैं। और अगर कभी हमारा मेडल आ जाता है हम पार्टी करते हैं तो हम पार्टी भी एक साथ मिलके करते हैं। जी। तो वो कंफर्ट लेवल मुझे बेसिकली पैरा एथलीट्स के साथ बनाना पड़ता है ताकि अपनी हर सिचुएशन को वो हर प्रॉब्लम को वो डिस्कस कर सके। जी। जर्नल के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं जर्नल के होता। साथ आपका ट्रेनिंग शेड्यूल खत्म हुआ, हाँ, वो तो है। आप अपने घर खुश हो। जाओ, हम अपने हाँ। घर जा रहे हैं। लेकिन पैरा एथलीट्स की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है, तभी मैं तो आप ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं या प्रैक्टिकली उनके साथ रहना पसंद करते हैं, मतलब देखिए बीइंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आवर्स वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। लेकिन उसके बाद और उससे पहले इमोशनली होता है क्योंकि वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। देखिए कंडीशन से मेरा मतलब है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑब्वियसली कंडीशन, नॉट, आई एम ऑब्वियसली 100% नॉट। टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरी पार्ट। यस। लाइक अगर सपोज से कोई मेरा पोलियो वाला बच्चा है और उसको आर्टिफिशियल लेग की ज़रूरत है तो उसके लिए तो पैसा लगेगा ना। ट्रू ट्रू। तो ये एक बहुत बड़ा वो होता है। तो इस पे हमको बहुत ज़्यादा काम करना फोकस होता रखना है। पड़ता जी। है। जी। ताहिर जी, आपकी और मेरी मुलाकात हमारी मीट एंड ग्रीट गैदरिंग में हुई। वहीं मैंने आपको देखा। प्रॉब्ली दैट टाइम यू डिडंट नो मी। हमारी बातचीत भी नहीं हुई जी, थी। जी। आई मेट आनंद जी ऑल्सो। जी, आनंद जी। सच अ लेजेंड ही इज। तो आप इसके पीछे क्या स्टोरी है, प्लीज़ थोड़ा सा वो बताइए कि आज वो जिस मुकाम पे हैं तो किस तरीके से आपने सारा मतलब उनको ट्रेन किया एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड, प्लीज़ उस पे थोड़ी सी लाइट डालिए। बड़ा अच्छा लगता है हमको प्रीति के कोई हमसे जब स्टोरी पूछता है मेडल की। हाँ। क्योंकि मेडल को तो सब लोग देखते हैं, राइट। राइट। बट नोबडी नोज कि सचिन तेंदुलकर कैसे कैसे बना, बना। मैरी कॉम कैसे बना, राइट। और आनंद आर्नोल्ड कैसे कैसे बना। बना। मैं आपको आनंद से फिर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इफ यू फॉलो क्रिकेट, जी। बिकॉज इन इंडिया क्रिकेट इज अ रिलीजन। अभी राइट। बिल्कुल नया लड़का है यशस्वी जायसवाल। अच्छा। सो आई वाज टॉकिंग, आई वाज इन टीवी इन कनाडा। ओके। तो जब यशस्वी जायसवाल ने पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला था, वो वाला टूर्नामेंट ड्यूरिंग कोविड जब दुबई हुआ था वाह। टूर्नामेंट। तो वहाँ कनाडा न्यूज़ चैनल ने मेरे से पूछा कि सर ये वाले टूर्नामेंट में आप, लास्ट में उनका क्वेश्चन था कि आप किसको बोलेंगे कि कौन प्लेयर इस साल चमकेगा, बिकॉज राइट। आईपीएल ने बहुत सारे इंडिया प्लेयर दिए। दैट टाइम आई सेड कि यशस्वी जायसवाल। हाँ, आपको एंड इट पता इज चल ही देयर। जाता है, आई मीन सी यू। नहीं, एक्चुअली जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोल दिया था कि कैप्टन, तो उसने बोला था कि सॉरी, सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आपके 100 जो शतक हैं इसको रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है लॉन्ग बैक, जब हाँ। उनका 100 हुआ था उस सेलिब्रेशन में। तो उन्होंने कहा था कि लाइक बॉयज लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा, उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम कहा। पे। एंड विराट कोहली इज वेरी क्लोज टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड। सेम इज लाइक यशस्वी जायसवाल के वो बच्चा, आज आप उसको सब जानते हैं, आज वो टेस्ट में भी 100 कर रहा है, तीनों फॉर्मेट में खेल रहा है। राइट। लेकिन मतलब वेरी फ्यू पीपल्स दे नो अबाउट हिज स्टोरी कि वो कैसे किसी और शहर में रहता था, क्रिकेट खेलने की जिद पे अपने फादर के साथ वो मुंबई शिफ्ट हुआ। मुंबई में कौन से मैदान में खेला, फिर वो उसी स्टेडियम में जहाँ प्रैक्टिस करता था उसी स्टेडियम में एक छोटे से त्रिपाल के हट में रहा। जब बारिश आ जाती थी, बॉम्बे फेमस फॉर बारिश एंड रेनी सीजन, तो उसका टपकता था, वो खड़ा रहता था, सो नहीं पाता था वो, ऐसा स्ट्रगल उसका। और फिर सर, सब लेजेंड्स के पीछे आई बिलीव देयर इज अ स्टोरी। कोर्स। सॉरी टू इंटरप्ट, इवन विराट कोहली ही यूज्ड टू बी आवर, आई मीन मेरी इन लॉज के नेबर होते थे जस्ट इन पश्चिम बंगाल। विकासपुरी, विकासपुरी, अच्छा। जस्ट ऑपोजिट। जी, जी। एंड आई रिमेम्बर फर्स्ट उसने तब खेला था व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड एंड ये। दैट वाज अ रणजी ट्रॉफी मैच या व्हेन ही वाज या प्लेइंग। देन ही फॉलो ऑन बचा नहीं पा रहा था, फॉलो हाँ। ऑन पे था ट्रू। और वो खेल रहा था। दैट डे ही वाज ऑन 90। एंड शाम को उसको खबर मिली कि उसके फादर की डेथ हो गई, एग्जैक्टली। वो घर एंड वापस स्टिल आया।
और लेकिन he वो went फ्यूनरल back. में न जाके नेक्स्ट डे वापस उसमें गया फ्यूनरल Right. से करके, और Right. उसने 100 It करा takes और a lot दिल्ली of को courage. Lot of courage. सी नाउ विल कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट पैशन, Passion. जहां मैंने आपको कहा था कि मेडल हमेशा पैशन से आता है। Very अगर true. आपके अंदर वो पैशन है. है तो यहाँ पर मैं लाइंस कोट करूंगा अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट अब्दुल कलाम साहब, कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए मिले, सपने वो जो आपको सोने ना दे। सोने ना दे। बहुत सही है, तो बहुत सेम नाउ बैक टू द टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट द आनंद, के आनंद आनंद आर्नोल्ड कैसे बने। तो आनंद आर्नोल्ड ही बॉर्न एंड बॉट अप इन लुधियाना जी। इन अ मिडिल क्लास फैमिली, जी। बट आनंद के फादर और आनंद के और फैमिली में हॉकी प्लेयर्स थे, तो अच्छा। जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था। तो आनंद को इंडिया प्लेयर क्या होता है ये तो मालूम था। फिर आनंद के बड़े भाई बॉडी बिल्डिंग करते थे, अच्छा। जिम जाते थे, और एक्सरसाइज करते ओके थे, ओके। तो एक फिट बॉडी तो हर किसी को हाँ, अच्छी अच्छी लगती है। आनंद व्हेन ही वाज ऑफ 11 इयर्स, तो वो भी उसने कहा मैं भी जिम जाऊंगा, और वो लोकल जिम में चला गया। ओके। सो व्हेन ही वाज 30, जब उसको 13 सॉरी, जब उसको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो डॉक्टर को दिखाया और कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओह। तो आनंद आर्नोल्ड, ऑल्दो आनंद आर्नोल्ड के साथ के नाम के साथ लगता है ही इज पैरा ओलंपियन लाइक मिस्टर ओलंपिया और बहुत सारे टाइटल, हाँ, मतलब I know, आज तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के वी वोन 50 वाह, टाइटल्स, अमेजिंग। राइट। तो जब 13 साल का आनंद था तो कैंसर डिटेक्ट हुआ, और आपको मालूम है कि कैंसर के साथ क्या होता है। तो आनंद इज नॉट ओनली अ चैंपियन, आनंद इज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर चैंपियन, राइट। जैसे युवराज सिंह, ऐसे बहुत कम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप, ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज, 2011 वर्ल्ड कप, उसको खून की उल्टी हुई फिर भी उसने खेला। तो एंड दैट टू ही वाज अ मैन ऑफ द सीरीज ऑफ दैट टूर्नामेंट आल्सो 2011 वर्ल्ड, व्हेन वी बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। तो सेम इज विद आनंद, जब 13 साल का था आनंद तो कैंसर डिटेक्ट हुआ, यू नो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। और जब उसको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे तो हर हिज मदर वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो ही सेड टू हिज मदर के मदर, मम्मी आप गॉड में बिलीव करती हैं, आप जीसस को में बिलीव करती हैं। शी सेड हाँ। तो बोले बस अगर जीसस मुझे चाहते हैं तो मैं वापस आऊंगा, जस्ट डोंट वरी। ऑपरेशन के लिए गए आनंद, ऑपरेशन तो कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड को खराब कर गया, जिस वजह से फ्रॉम दैट डे आनंद इज ऑन व्हील चेयर। अब सडनली एक बच्चा जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, जो इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता है, और सडनली वो व्हील चेयर पे आ जाए, तो आप उसका मानसिक संतुलन सोचिए कि क्या होगा। एंड That too a child, I दैट टू mean. व्हेन ही वाज जस्ट 13, Very young. 13 साल के बच्चे Very को young. कुछ पता ही नहीं हाँ. होता। तो वो फिर उसकी विल पावर के पहले मेंटली डॉक्टर ने उनको प्रिपेयर किया कि अब यहाँ से आपको कैसी लाइफ लीड करनी है, लाइक कैसे व्हील चेयर पे बैठना है, व्हील चेयर से बेड पे कैसे आना है, या व्हील चेयर से चेयर पे कैसे आना है, या व्हील चेयर से आपको कैसे गाड़ी में जाना है, वो भी कैसे एक चलना नई है। लाइफ की जर्नी, एग्जैक्टली, सब कुछ दोबारा से सीखना। ट्रू ट्रू। और क्योंकि ही वॉज ऑन व्हील चेयर तो वो बिल्कुल घर में एकदम बंद हो गया। तो फिर आनंद के एक दोस्त था आनंद का, तो उसने बोला यार तू चल मेरे साथ जिम, यार तू जिम की बातें करता है। तो आनंद ने बोला मैं कैसे जाऊं, बोला मैं लेके तेरे को चलता हूँ। अच्छा, जिम वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहां तक जाना तो एक बात अलग है, लेकिन फिर वहां से ऊपर जाना, आनंद को गोद में लेके, वो आनंद का दोस्त, कहते हैं ना आपकी जिंदगी में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो आनंद को गोद में जिम लेके जाता था, जिम लेके आता था। और आप यकीन मानना, चाहे वो क्रिकेट हो, तो जब क्रिकेट में शॉट लगती है ना, तो जब शॉट लगती है मिडल ऑफ द बैट लगती है, उसको स्वीट पार्ट बोलते हैं बैट का। और वो जो वो साउंड होता है ना, एक क्रिकेटर के लिए, एक बैट्समैन के लिए, उससे स्वीट साउंड कोई होता ही नहीं। सेम जिम में, जब जिम में वेट होते हैं ना, अच्छा वो पहले जो देसी जिम होते थे, अब तो जिम भी फर्स्ट फाइव स्टार होते हैं, और उसमें रबड़ का होता है सारा वेट। लेकिन पहले के जिम में लोहे का वेट होता था, और वो प्लेटों की जो आवाज होती है टन टन, वो बड़ा बहुत सुकून देती है कानों को। तो आनंद को जिम से प्यार हो गया, और फिर
आनंद ने वापस अपना प्रैक्टिस शुरू करा और 15 साल की उम्र में ऑन व्हील चेयर ही वॉन द मेडल। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक क्या था कि उन दिनों में आनंद जनरल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता था बिकॉज देयर वाज अच्छा, नो स्पेशल कैटेगरी कॉल्ड व्हील। ओके, तो आप सोचें कि जब जनरल कैटेगरी में जब स्टेज पे आ गए, अब स्टेज पे परफॉर्म करने लगे, तो जब जो जनरल कैटेगरी में है वो एथलीट अपने काफ भी दिखा रहा है, अपनी सब साइड कुछ, एब्स भी दिखा रहा है, फ्रंट एब्स तो कोई भी दिखा देगा, हाँ, साइड एब्स भी दिखा रहा है, बैक भी दिखा रहा है पूरा। लेकिन व्हीलचेयर वाला कैसे दिखाएगा? but that is व्हीलचेयर वाला तो अपर not बॉडी ही fair प्रिपेयर ना, करके मतलब ये आया तो है। जजेस को वो करना, मतलब they used to see the whole नहीं, body that time also। देखिए प्रीति, कहीं ना कहीं तो से तो शुरुआत होती है ना। हाँ, तो वो शुरुआत थी, वो एक रेवोल्यूशन था इन द इंडस्ट्री ऑफ या इन द कॉम्पिटिशन्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। और उसके बाद से तो अब हर चैंपियनशिप में व्हीलचेयर कैटेगरी होती है, होती है, राइट। और फिर वो आनंद ने जो वहां से मेडल जीते, वहां से मेडल जीतने के बाद में वो प्रोफेशनल हो गया, उसका एक प्रो कार्ड बनता है। अच्छा, जी, वो प्रो कार्ड क्वालिफाइंग राउंड से गुजर के हासिल करना पड़ता है। ओके, तो आनंद की अचीवमेंट है कि ही इज द फर्स्ट इंडियन व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर जिसने वो व्हीलचेयर पे रह के प्रो कार्ड हासिल करा। वाह, और फिर कंपटीशन के लिए जी, हम गए। तो जो फर्स्ट कंपटीशन था वी वोन दैट इज मिस्टर ओलंपिया। ओके, अब मिस्टर ओलंपिया इज इक्विवेलेंट टू ओलंपिक्स। ओके, जैसे ओलंपिक्स जर्नल कैटेगरी में, स्पोर्ट्स में, बाकी स्पोर्ट्स में हाईएस्ट मेडल है वो, हाई सबसे ऊंचा मुकाम है कि जी, ओलंपियन है। ओलंपिक, लेकिन ओलंपिक्स में सारे स्पोर्ट्स में बॉडी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का यूज होता है। हाँ, और नॉर्मल किसी भी गेम में आप स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। अच्छा, आपके ऊपर इंडिया में है तो आपके ऊपर नाडा की नज़र है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, और आप इंटरनेशनल में है तो आपके ऊपर वाडा की नज़र है, मतलब you वर्ल्ड cannot एंटी use डोपिंग। drugs or steroids while नेवर, playing, लाइक स्टेरॉइड्स मतलब कैसे? it's not allowed। सी व्हाट इज स्टेरॉइड्स? हाँ, स्टेरॉइड्स इज बेसिकली आपके शरीर की जो कैपेसिटी है, आपके वो शरीर की बढ़ा जो देते, क्षमता है, आपने वो लेके और आपने अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ा लिया। बढ़ा लिया, तो विच इज रॉन्ग ना। लेकिन क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में वो अलाउड है, अच्छा, इसीलिए वो ओलंपिक्स में नहीं है। तो अच्छा, इसीलिए इसका अलग टाइटल है विच इज कॉल्ड मिस्टर ओलंपिया। तो वो ओके, सबसे हाईएस्ट है। आप वहां जाके मेडल ना भी जीतें, लेकिन वहां पहुंचना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा हाँ, मेडल है। true, तो वी आर द प्राउड स्पोर्ट्स पर्सन कि जो हम पहली बार इंडिया को हमने उस कंपटीशन में रिप्रेजेंट करा, उससे पहले कभी कोई गया नहीं। गया, तो व्हील चेयर कैटेगरी में हमने रिप्रेजेंट करा। एंड ओके, यू वोंट बिलीव, मतलब आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं खड़े हो, कि वी वोंट 2 मेडल wow, इन मिस्टर ओलंपिया स्टेज। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। proud moment, और definitely, एक एक बात और है, अब हमें वो जो 3 राउंड का प्रेजेंटेशन होता है स्टेज पे, आपको बॉडी अच्छा, बिल्डिंग आपको शो करना है, ओके, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड। और बहुत सारे एथलीट आते हैं, तो पीछे ना बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है आपकी चॉइस का, अच्छा, जब आप इंडिविजुअल फर्स्ट राउंड में कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में सेकेंड राउंड में बाकी के एथलीट आ जाते हैं, फिर वहां से आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर थर्ड। अच्छा, तो बाकी 2 राउंड का म्यूजिक तो ऑर्गेनाइजर का बजता है, ऑर्गेनाइजर, हाँ, फर्स्ट राउंड का म्यूजिक आपका बजेगा। अच्छा, योर चॉइस, दैट अच्छा, टाइम हमको म्यूजिक जब हम सिलेक्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा मूवी ऑन रेसलिंग ऑन सलमान खान, सुल्तान, सुल्तान, यस, सुल्तान का हम सॉन्ग लें, रे सुल्तान हाँ, वाला हाँ, सॉन्ग लें, हाँ, या चक दे इंडिया लें, ये कौन सा सॉन्ग लें। बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद क्विकली, पता नहीं कहाँ से, आनंद वाज इन लुधियाना, आई वाज इन दिल्ली, मेरे दिमाग में आया कि यार व्हाई नॉट ए आर रहमान का माँ तुझे सलाम। हाँ, तो हमने वो पेन right, ड्राइव में लिया, एंड बहुत सच में गूज बम्प हो जाते हैं। goosebumps, I know, इतने बड़े हॉल perform कर में रहे हो और मिस्टर साथ में, ओलंपिया का स्टेज है, वो इतना बड़ा स्टेज है, इतने बड़े बड़े एथलीट वहाँ आए हुए हैं, और वहाँ ए आर रहमान का चल रहा है कि माँ तुझे सलाम। और उस पे आनंद ने किया, शो किया था, उस पे आनंद ने परफॉर्म किया था। और वो वहाँ से हम फर्स्ट राउंड हमने क्वालिफाई किया, फिर हम सेकेंड राउंड क्वालिफाई किया, थर्ड राउंड में फिर वी वॉन्ट 2 गोल्ड मेडल्स इन wow, दैट। amazing। One is for posing, best posing, and one is for best model in best model. तो आप कितने टाइम से कनेक्टेड है आनंद जी के साथ? At 2017, 2000, हाँ, and तो I approached him, ओके, ओके, क्योंकि जब मैंने देखा कि
मुझे पता चला कि आनंद व्हीलचेयर पे हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो Okay. आई कॉल्ड हिम कि यार Okay. आनंद, लेट्स मेक अ टीम Okay. और विल पार्टिसिपेट इन ऑल द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। अच्छा। और तब से मैं और आनंद एक साथ एक साथ कर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग वी अमेजिंग। मतलब वी hats off to बोथ you and वी to him बोथ as आर well. हम अगर हम साथ हैं 24 घंटे, उन 24 घंटे में किसी वक्त हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, किसी वक्त हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, किसी वक्त हम बहुत बड़े एथलीट और वो हैं, कोच हैं, और किसी वक्त हम भाई हैं। तो आनंद के वो साथ तो तो चलता ही रहता है सर, एवरीवेयर इट्स द सेम स्टोरी, घर हो, राइट बाहर हो, राइट फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। राइट राइट राइट। दैट्स हाउ इट इज। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और इसी इसी अगर इसी रिश्ते को मैं बताऊं तो लास्टली वी पार्टिसिपेट इन लास वेगास मिस्टर लास्ट ओलंपिया इन 2022। तो वी वर देयर फॉर 10 डेज क्योंकि अच्छा हमको ना इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पहले जाना पड़ता है वेदर के साथ तालमेल अच्छा बिठाने अच्छा। के लिए ओके ओके। कि वहां जाते ही सपोज वेदर के साथ नहीं बैठा पाए, सर्दी जुकाम हो गया, तो फिर जिस कैसे? दिन हमारा इवेंट है उस दिन बीमार पड़ गए तो फायदा नहीं। यू वोंट बिलीव 10 के 10 दिन आई ओनली हैड फिश बर्गर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। और आनंद के लिए वहाँ पर वो तो मिल जाती है इजीली, सैलड और बॉइल्ड चिकन वो किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। तो वी वर स्टेइंग इन होटल प्लानीवुड इन वेगास, तो अच्छा। वहाँ नीचे मॉल था, कसिनो था, हम्म। वहाँ पर वो मिल जाता था। वो मैं आनंद के लिए लेके जाता था और फिर मैं अपना बाहर जाके वो खाता था। तो ये हमारा जो कनेक्शन है, करे। तो ये एक हाँ, बहुत बढ़िया टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। राइट। सर, आनंद जी के बाद अब एक और, मैं जिनको मैं थोड़ा सा ही जानती हूँ, बाकी आपने बताना है सब। जी जी। मिस किरण टाक, पैरा स्विमर। हाँ, तो उनकी स्टोरी के बारे में, मतलब क्या बैकग्राउंड है, कैसे शुरुआत देखिए हुई, मैं वो सब। आपको किरण के बारे में बताता हूँ, लेकिन हर एथलीट की स्टोरी आपको कहीं ना कहीं ऐसी ही मिलेगी, जी। बहुत टची राइट। और गूज बम्प वाली। ट्रू। किरण इज अ गर्ल born and brought up in जोधपुर राजस्थान। ओके। जोधपुर के एक छोटे से गांव में वो बच्ची पैदा हुई। जी। जब वो पैदा हुई तो नॉर्मल बच्ची की तरह थी। अच्छा। राजस्थान में लड़कियां पैदा होती तो आई वोंट गो इन ऑल दैट, हाँ, राइट। बट वो बच्ची जब धीरे धीरे क्रॉलिंग करा फिर बड़ी हुई। जब 3 साल की वो हुई तो उसे पता चला कि मतलब उसको पोलियो है। अब एक तो लड़की जात, ऊपर से पोलियो, पोलियो। यू कैन इमेजिन। आई नो। तो अब क्या था कि बाकी घर में ब्रदर थे उसके और बड़ी सिस्टर थी उसकी, खैर एक और। तो किरण को वो क्या करेगी अब, वो स्कूल कैसे जाए, वो कैसे उसको जाए, पढ़ने का शौक क्या? था बट कैसे जाए। उन दिनों में इतने साधन थे नहीं घरों में कि एक हाँ। ड्राइवर और एक अलग से रख दिया जाए या स्कूल बस स्कूल वैन आए। तो भाई की गोद में स्कूल जाना और आना, बहुत एक स्ट्रगल करा। खैर उसने उसके बाद में उनका एक फार्म हाउस जहाँ पर खेती होती, अच्छा। और खेतों में पानी लगाने के लिए आपने देखा होगा कि एक छोटा सा वो आर्टिफिशियल वो वेल काइंड ऑफ बनाए थे जहाँ अच्छा, पानी हाँ, स्टोर वेल, होता है, ओके ओके ओके। वहां से आगे क्यारी में जाता है, अच्छा खेतों अच्छा, में जाता है। तो ट्यूबवेल वहाँ टाइप होता है ना। छोटा सा हाँ। जी, तो वहाँ पॉन्ड काइंड ऑफ अ हाँ, थिंग। पॉन्ड काइंड ऑफ। तो वहां पर वो उसके ब्रदर सब स्विमिंग करते थे। अच्छा। तो उसको भी शौक था कि मैं भी पानी में जाऊं, हाँ बट हाँ। पानी में जाने के बाद पैरों से बैलेंस बनाना। करना। अच्छा, अब एक वो प्रोफेशनल स्विमर है तो उसको पता है कि हाउ टू मेक बैलेंस विद माय वन लेग ओनली, अच्छा। बट दैट टाइम तो शी डजंट नो ना, उस वक्त तो ट्रेनिंग नहीं थी नहीं उसके थी, पास में। हाँ। तो उसको वहां पानी में गई तो वो शौक उसको, क्योंकि और कोई स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकती थी हाँ वो, हाँ और हाँ, थे भी ट्रू नहीं ट्रू। गांव में उस वक्त में इतने ज्यादा। तो वो वहां से वो उसको स्विमिंग का शौक पैदा हुआ। धीरे धीरे करके वो पूल तक पहुंची प्रोफेशनल, क्योंकि गांव में स्विमिंग पूल वगैरह थे ही नहीं कुछ हाँ, भी। वैसे भी हाँ, कहाँ ठीक होते हैं है। वो तो। और करते करते कैसे कैसे वो पूल में अपने चली आप ही। गई, वो हाँ। अपने आप रास्ता बनाती चली ओके। गई। और मैं और थोड़ा सा आगे बताऊं मैं कि आज तक भी उसके घर वालों को, उसने बहुत जगह पार्टिसिपेट करा, लेकिन आज तक भी उसके घर वालों को मेडल्स के बारे में नहीं पता है कि ये मेडल्स कितने इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या है। और मेडल्स के अलावा 2022 में आई वाज जस्ट फाइलिंग फॉर हर नेशनल मेडल, लाइक
राष्ट्रपति अवार्ड, अच्छा प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए 3 अच्छा साल से मैं फाइल कर रहा था। थर्ड ईयर में जाके उसकी फाइल एक्सेप्ट हुई और उसको अपना फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उसको दिल्ली में उसको क्या अवार्ड बात है, मिला उसको, वेरी नाइस, राष्ट्रपति जी के द्वारा। वेरी नाइस। तो खैर वो उसमें मैं बाद में आऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ कि उसको उनके घर वालों को किसी को वैल्यू ही नहीं किया यार, ऐसा क्यों राष्ट्रपति सर, से वो मिल के। मतलब बिकॉज सपोर्ट नहीं गांव, करते थे नहीं या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सपोर्ट की बात तो सेकेंडरी हो गई। हाँ वो जहाँ जिस इलाके से, जिस गांव से वो बिलोंग करती, वहां से कोई स्पोर्ट्समैन निकला ही नहीं, अच्छा, माइंडसेट, हाँ माइंडसेट। तो उनको माइंडसेट। उस मेडल की वैल्यू नहीं पता। आज की डेट में हम दिल्ली शहर में रहते हैं, यहाँ अगर बच्चे का स्कूल में भी मेडल आता है तो पेरेंट्स हाँ शाम को हम लोग, पार्टी अरे देते हैं वाह, हाँ आई नो, कि अचीवमेंट है। माइंडसेट, यू आर राइट। तो वो हाँ अचीवमेंट की वैल्यू नहीं थी, पता नहीं था कि ये अचीवमेंट क्या हम्म, है और कितनी बड़ी है। तो फिर धीरे 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 उसने स्विमिंग करना शुरू करा और फिर सेम आनंद वाली स्टोरी कि जनरल कैटेगरी में खेला। हम्म, तब तक स्पेशल कैटेगरी स्विमिंग में बनी ही नहीं थी, लाइक पीसीआई विच इज कॉल्ड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का गठन नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो Okay. खैर वो एक पैरा स्विमिंग के बहुत लेजेंड हैं जिनको हम द्रोणाचार्य कहते हैं, आदरणीय वी के डबाज साहब, जिन्हों ओके, तमाम भारत के, हिंदुस्तान के पैरा स्विमर्स को जिन्होंने ट्रेन करा। ट्रेन करा। सो आई यूज टू कॉल हिम द्रोणाचार्य। बहुत ओके, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान है उनका, बहुत आदरणीय व्यक्ति है वो। उनकी बदौलत आज पता नहीं कितने स्विमर्स भारत बहुत का ज्यादा, नाम रोशन कर रहे हैं। फॉर श्योर। तो लकीली वो उनके टच में आई और फिर वहां से उसने प्रोफेशनल पैरा स्विमिंग ट्रेनिंग, शुरू करी, ट्रेनिंग शुरू करी। ट्रेनिंग। और जब इंडिया कैंप लगा पहला, तो बैंगलोर में कैंप लगा ओके, और इधर राजस्थान में जोधपुर में उसके भाई की शादी फिक्स हुई। हाँ, अब धर्म संकट के, या तो वो शादी अटेंड करे और या या फिर वो, वादा, ये एक एथलीट की कहानी होती है कि एक एथलीट चूज जब करना मेडल पे पड़ता है। फोकस करता है ना, हाँ, तो फिर वो दोस्त की बर्थडे पार्टी, पेरेंट्स की एनिवर्सरी, चाचा की बेटे की शादी, अपने ब्रदर की शादी, बहन की शादी, ये सब से मुंह मोड़ लेता है, सिर्फ फोकस अपनी ट्रेनिंग पे करता है वो। जैसे आप कहते हैं पैशन, पैशन, पैशन ही। मेडल, हाँ, आप समझ गए। तो वो किस्सा था। एंड शी यूज टू चूज कि मुझे सिर्फ कैंप में जाना है, इंडिया कैंप में जाना है। उसके बाद इंग्लैंड कंपटीशन था, तो कैंप में गई। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स था। उसके बाद फिर वो वहाँ गई वो ट्रेनिंग में। और उस वक्त बाय एयर फ्लाई करना बहुत बड़ी बात होती। जिस दिन शादी थी वो बाय एयर जोधपुर आई है, जयपुर, जयपुर से ट्रैवल करके जोधपुर, और शादी अटेंड करी है। लेकिन उसके ब्रदर ने बात नहीं करी उससे, नाराजगी। फिर वो वापस चली गई, वापस एक दिन, सिर्फ एक दिन उसने शादी अटेंड करी है। देन शी फ्लू बैक टू बैंगलोर एंड जॉइन द टीम, और फिर वो उसने वहाँ टीम ज्वाइन करी। कई साल तक भाई ने सिर्फ इसलिए ही बात नहीं करी अपनी बहन से। बट शादी पे तो गई थी बहन। लेकिन जो सारे गांव अच्छा, में तो बहुत फंक्शन, ज्यादा, हाँ, देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या है, शादी इज नॉट अ वन डे फंक्शन, इट्स अ फेस्टिवल। तो है। ठीक है, और सारे रिचुअल, सारे जितने भी सब होते हैं। वही है ना, थोड़ा उस टाइम का एरा और जी अभी बहुत जी। डिफरेंस है, तो मतलब उसके हाँ। बाद में फिर शी केम टू मी, और फिर वहाँ से मेरा और किरण की जर्नी शुरू हुई। ओके, और फिर देन वी पार्टिसिपेटेड इन 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर अच्छा, 2018 क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स, IBM जर्मनी, मॉस्को रशिया, बैंगलोर आई वॉज गेम्स मलेशिया, आई वॉज गेम्स मॉस्को रशिया, शेफील्ड इंग्लैंड, वर्ल्ड पैरा सीरीज इटली, जर्मनी, बहुत सारे। बहुत सारे। टिल डेट शी नेवर वॉन अ सिल्वर मेडल। उसके नेशनल्स में सारे गोल्ड मेडल। क्या बात है, क्या बात है, हैट्स ऑफ, क्या बात तो उसके बाद में, क्योंकि लेफ्ट लेग पोलियो था, अब बोले सर अब क्या करें। तो सेट के, अब जब उसने इस साथ साथ 12th करी, ग्रेजुएशन करी, सर अब क्या करें। लेट्स से कि NIS करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, पटियाला से डिप्लोमा करते हैं 1 साल का। सी सेट की ठीक है सर। तो वो डिप्लोमा करा, पटियाला जाके एडमिशन लेना खुद से जाके, और डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद में अब जॉब, है। क्योंकि आपने आज तक भी, आपने कोई भी पैरा एथलीट कोच नहीं देखा होगा। आपने पैरा एथलीट्स को हाँ, खेलते हुए देखा होगा, खेलते हुए देख, आपने कोच कोचिंग नहीं नहीं। देखा।
फिर उसके लिए स्पेशल जॉब क्रिएट की गई एंड हर फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन गोधरा एज अ स्विमिंग कोच, ओके। राइट। देन शी सर्व एज स्विमिंग कोच इन गोधरा। देन फिर वापस राजस्थान उसने ज्वाइन करा और अभी शी इज़ वर्किंग इन स्पोर्ट्स फील्ड एंड ओके। स्टेइंग इन राजस्थान। ओके। अब उस लड़की को एक बड़ा शौक था कि सर मुझे अपना घर बनाना है, खुद के पैसे से बनाना। एंड यू वोंट बिलीव, उसने वो अपना सपना कर पूरा कर कर लिया लिया। 2023 आई में। नो, जो यहाँ तक पहुँच गई वो जी, तो फिर और वो आगे बहुत तो खुश है। चलो, गॉड ब्लेस हर, और ऐसी ही जी तरक्की मिलती रहे उन्हें। जी। वेरी इम्प्रेस्ड। सर, जैसे कॉमन मैन है आजकल, सब जिम जाते हैं, फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं डाइट के बारे में, फिर भी एक एथलीट का डाइट के लिए फोकस और कैलोरी काउंट किस तरह काम करता है, कॉमन मैन का क्या डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो कैलोरी काउंट की आप बात कर रहे हैं वो कॉमन मैन के साथ नहीं है, वो एथलीट के साथ है। ओके। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एथलीट कौन सा है, लाइक एक है बॉडी बिल्डर है जो अपनी मसल बिल्डिंग पे काम कर रहा है, जी तो उसका डाइट बिल्कुल डिफरेंट है, जी उसको बिल्कुल फैट नहीं चाहिए। जी जी और जो पावर लिफ्टर है, जी सेम दोनों जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में कसरत कर रहे हैं, जी लेकिन जो पावर लिफ्टर है जी उसको बल की बॉडी चाहिए, क्योंकि उसको पावर चाहिए, उसने वजन उठाना है। एक्चुअली। लेकिन जो बॉडी बिल्डर है उसको अपनी वेन्स ऊपर लानी है, उसको स्किन डेफिनेशन, बिल्कुल हाँ हाँ पतली कर ठीक देनी है। है, तब स्किन पतली होगी, हाँ वेन्स ऊपर आएंगी, तब उसके बॉडी कर्व्स हाँ विजिबिलिटी। दिखेंगे। तो उसका डाइट बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी। सेम इज इन स्विमिंग। अगर कोई पूल स्विमर है तो उसको स्लिम बॉडी चाहिए, क्योंकि उसको अपनी स्पीड पे काम करना है। और कोई ओपन वाटर स्विमर है, ओशन स्विमर है, तो उसको फैट चाहिए बॉडी में, जी क्योंकि पानी ठंडा रहता है समुद्र में। जी जी। तो ये है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मूवीज में भी पीछे देखा था हमने, एक आई थी, तो जैसे कि स्पोर्ट्स मैन है, वेट कैटेगरी में अगर सेटल डाउन करना है, उनको एक वेट कैटेगरी में परफॉर्म करना है, तो बिफोर अ मंथ और 2 मंथ उनकी डाइट इमीडिएट चेंज कर दी जाती है। तो और कुछ ये भी सुना था मैंने कि जस्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन्स, जैसे बॉक्सर्स हैं, वो इमीडिएट 5 kg वेट लॉस कर लेते हैं जस्ट बिफोर वेइंग करने से, बॉडी वेइंग करने से पहले। क्या ये पॉसिबल है इतना? और इट्स, पहली बात पॉसिबल है, क्वेश्चन है मेरा। दूसरा, क्या ये सेफ है अगर पॉसिबल है तो? फर्स्टली, एज अ प्रोफेशनल मैं आपको बताता हूँ, आपने वो बातें कही जो आपने देखी, जी लेकिन आपको ये नहीं मालूम जी। कि ये नौबत आती क्यों है, ऐसा करते क्यों है। करते तो वो मैं आपको बताता हूँ। जी दैट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि ऐसा क्यों करते हैं। क्या? करते हैं ये आपको पता है जी जी क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब कभी हम इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं तो हम अपना ओपोनेंट चेक करते हैं। सपोज अगर हम वेट कैटेगरी 61 टू 65 में खेल जी रहे जी हैं, लेट्स टॉक अबाउट पावर लिफ्टिंग में खेल रहे हैं अगर हम, तो हम वो देखते हैं कि इस 61 टू 65 कैटेगरीज में और कितने एथलीट हैं, किस किस कंट्री से हैं, ओके। उनकी क्या स्ट्रेंथ है। क्या? अगर हमको लगता है कि नहीं, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा एथलीट है, पिछले 4 साल से यही गोल्ड मार रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि इससे नीचे कैटेगरी में क्या है। तो अगर हमें लगता है कि इससे नीचे कैटेगरी में, फिर कोच और बाकी लोग मिलके जी और फिर एथलीट के साथ सलाह करके हम वेट कैटेगरी कम ले आते हैं और फिर हम उस कैटेगरी में कॉन्टेस्ट करते हैं। और ऐसी क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन में भी खैर उसमें तो, क्योंकि जिस क्लासिफिकेशन में जो आपको मिला है पैरा एथलीट का, आप उसी में ही स्विम करोगे, आप उसमें वेट। लेकिन जो वेट है वो बॉक्सिंग में और पावर लिफ्टिंग में पावर है, लिफ्टिंग में। तो रेसलिंग में है हाँ, जी। वी कैन से इट्स सेफ, एज मतलब कि अप्रोक्स 2-3 किलो इजीली हम कट डाउन कर लेते बिफोर वन वन डे टू डे। इट इज़ टोटली सेफ, क्योंकि ओके। अगर हम नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, अब हाँ सपोज फैट बर्नर चला रहे हैं और बाकी चीज़ें चला रहे हैं, हाँ आर्टिफिशियल जितना हाँ भी हाँ हम ले रहे हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम बट कर लेते एवरीथिंग हैं। इन लाइक जो सुपरविजन। लेटेस्ट है अभी ओलंपिक्स में, जी रेसलर के साथ हमारी हुआ था, उसके साथ में, तो उसमें यही था कि उसने सारी रात अपनी स्विमिंग करी, अपने बाल काट लिए, स्विमिंग करी, सॉरी स्किपिंग करी, बाल काट लिए, फिटनेस करी, साइकिलिंग करी उसने, कि पसीना बहाया कि फैट लॉस हो जाए थोड़ा सा। तो नेचुरल प्रोसेस के साथ करते हैं तो इट्स नॉट हार्मफुल।
सर इससे रिलेटेड एक मैं बहुत सुनता हूँ चीज़ें कि जैसे इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, क्विंचिंग प्रोसेस होता है हार्डनेस करने के लिए मेटल का, हीटिंग प्रोसेस निकाल के उसे इमीडिएट कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। ऐसे एक प्रोसेस मैंने सुना है, आप बेटर बता पाएंगे कि हम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हील करने के लिए, कंफर्ट में लाने के लिए ये कोल्ड वाटर थेरेपी आई थिंक लेते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस भी शेयर करते हैं, अभी कुछ ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। ये क्या है और इससे बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए, उस पे हमने बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च नहीं करी जी है एज ए प्रोफेशनल हाँ हाँ एथलीट्स, क्योंकि एक तो ना बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है, ओके हर किसी की बॉडी अलग है, जी डिफरेंट है, तो उसका रिएक्शन भी डिफरेंट है। हाँ हाँ, ये ज़रूर है। और मैं ख़ास तौर से आपके चैनल पे ये बात कहना जी चाहता हूँ कि जितने भी एथलीट हैं, ख़ास तौर से जिम के लड़के, जी यंग लड़के, जब वो जिम जाते हैं कि नो डाउट एक पैशन के साथ जाते हैं कि हमको जी बॉडी बनानी है जी हमको, और वो जाते ही वो अपना वार्म अप कर और फिर धीरे धीरे जी अपना वेट बढ़ा और वो हैवी वेट करने लगते जी हैं, और उसके बाद में वो वेट को रखते हैं, ओके अपना एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, जी अपना प्रोटीन लेते हैं, जी शेक लेते हैं, और वो हिला के और वो हम्म आ जाते हैं, वो पीते हुए बाहर आ जाते जी हैं। बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आपके लिए हम्म, वार्म अप करना बॉडी को जी ज़रूरी है, जी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद में, जी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट्स, आपको वर्कआउट के बाद में मसल को नॉर्मल करना ही बहुत ज़रूरी है। ओके तो उसके लिए स्ट्रेचिंग ज़रूर करें आप, स्ट्रेचिंग ठीक है? हम्म नंबर एक। नंबर दो, आपने देखा होगा जिम में बहुत चलन चल चुका है कि लड़के आते हैं, आई मीन गर्ल्स भी आती हैं, वो अपना ईयरफोन लगाती हैं जी जी या जी हेडफोन लगाते बिल्कुल हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं और अपना एक्सरसाइज करने जाते जी हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट। रीजन बीइंग, आप इसको ऐसे देखें कि जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, जी तो आप फोकस अपना बिल्कुल जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उस पर एक्चुअली रखते थे, तो वो आपको आज भी याद होगा। अगर बिल्कुल नहीं याद होगा बिल्कुल तो आप उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बैक टू बिल्कुल मेमोरीज आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल लेकिन आप ध्यान कहीं और रखेंगे और फिर आप उसको काम को करेंगे तो आप बस उसी वक्त ही कर रहे हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप जिम के अंदर जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं, जिस मसल के ऊपर काम कर रहे हैं, जी आज सपोज आपका बाइसेप्स का दिन जी है, जी तो जब आप बाइसेप आप बाइसेप लगा रहे हैं, जी तो यू नीड टू पुल द वेट, हम्म देन होल्ड इट हम्म एंड देन सी योर आर्म्स, एक्चुअली जस्ट फील दैट, फील ठीक है? व्हाइल यूजिंग बोथ योर हैंड्स, इट्स अ गेम आप ऑफ उसको फीलिंग देखो, आप उसको, फीलिंग का ठीक गेम है, आप उसको फील करो, हाँ वो पेन आपको फील होना फील चाहिए, रादर कि आप लगा दिया आपने, आपका ध्यान जी जी म्यूजिक में जी है और जी आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको वो फील ही नहीं आएगा वो। तो एक्चुअली ये एक मैसेज है जो मैं आपको यहाँ बिल्कुल आपके चैनल बिल्कुल के थ्रू यहाँ देना बिल्कुल चाहता सर हूँ, जो बिल्कुल यंग बिल्कुल जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर और जो दूसरी चीज़, हाँ जी और मैं या सॉरी, श्योर 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 मैं एक बात यहाँ कंप्लीट करना चाहूँगा, श्योर बिकॉज इट इज़ अ मैसेज फॉर द यंग एथलीट्स। यस सर जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी का क्या परिणाम होता है, मैं आपको बताऊं कि एथलीट आता है, जिम में आता है, जी अपने ट्रेनर के पास इंट्रोडक्शन होता है उसका, जी वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही कह देता है, पहली मीट में ही कहता है कि सर मुझे तो 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। एक्चुअली तो या तो अगर वो बैचलर है हम्म और 3 महीने में, या तो उसको कॉलेज ज्वाइन करना है, हम्म या उसको डेट पे जाना है, यस या शादी से पहले जाते हैं। हाँ हाँ और गॉट इट? एक और ऐड करूंगा, या उन्हें गोवा जाना है जी, बिल्कुल, गोवा राइट, जाना है ठीक हाँ है। तो होता क्या है, हम्म अब आपने ट्रेनर को बोल दिया, जी ठीक है, अब क्योंकि ट्रेनर रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जी उनको रिजल्ट देना है, तो ही उनकी जॉब सेफ रहेगी, ठीक है। एक्चुअली तो फिर ट्रेनर आपके ऊपर अननेसेसरी के एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट ठीक है, और फिर वो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में डालेगा। हाँ तो जो लाइक आपको पता है मार्केट में, ऑल्दो इट्स अ ग्रे मार्केट, लेकिन मार्केट में बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें हैं, जी जी वो बॉडी में आपकी जाएंगी, हम्म तो वो हार्मफुल है, एक्चुअली हार्मफुल है वो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपका ट्रेनर कौन है। एक इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक जी है, अब तो धीरे धीरे उस पर बहुत काम हो रहा है कि सर्टिफाइड जी आपको कोचेस बहुत कम मिलेंगे, कोई भी गेम आप ले लो। हम्म बट अब तो खैर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप डिग्री या डिप्लोमा आप जी ले जी जी सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ट्रेनर एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, जी क्वालिफाइड ट्रेनर है, जी तो उसको बॉडी की एक एक मसल की जानकारी है। एक्चुअली तो जब आप
कोई भी अपने किसी भी अगर जिम में आप कर रहे हैं या जी अगर आप पानी में काम कर रहे हैं जी तो आप कौन सी मसल यूज कर रहे हैं, वो मसल की बेंड कितने डिग्री पे होनी कितने चाहिए होंगे? वो उसको मालूम होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये बहुत जरूरी है कि एक सर्टिफाइड कोच के पास जाना लेकिन सर बहुत मुझे जरूरी इसमें एक गैप मुझे दिखता है। इंडिया में आई आई थिंक बाहर भी यही है अभी तक, फिटनेस ट्रेनर के जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी सर्टिफिकेट अगर इंडिया में भी करो बाहर से भी कहीं से भी करते हैं, एनीवन कैन डू सर्टिफिकेशन इन एनी फील्ड। अब माइंड उनका अगर सपोज उसका बेसिक हो कि एटलीस्ट बच्चा साइंस से आ रहा है तो वो जल्दी अंडरस्टैंड करेगा। मेंटल लेवल आ गया कि अब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में बेसिक मांगते हैं कि साइंस स्टूडेंट चाहिए है। जी ताकि वो जल्दी कैच करेगा, जल्दी अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को। जी तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10th पास हो 12th पास हो कोई भी कहीं से गोल्ड भी, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नॉट ओनली गोल्ड। तो अब तो बहुत यूज आ गया क्राउड सर्टिफिकेशन करके। और एक ट्रेनर बनने के लिए सदियां लग जाती हैं, बी क्लियर। देख मैं आपके क्वेश्चन हाँ को समझ गया और मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा है आजकल फेसबुक पे साइड में कहीं कहीं ऐड आती है या बीच में इंस्टाग्राम पे आती है, गेट अ डॉक्टरेट डिग्री। यस आप यस अपने नाम के यस साथ यस। डॉक्टर लगाएं आप, हाँ राइट? जी जी। तो एंड दे यूज्ड टू चार्ज। हम्म इसी तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो कहते हैं कि हम आपको 3 महीने में 3 सर्टिफाइड ट्रेनर बना जी देंगे, 6 महीने का कोर्स है, साल जी भर जी का कोर्स है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स 3 साल का तीन है, साल या डॉक्टर आपको बनना है, एमबीबीएस करना है, उसमें तीन हम्म, से 5 साल या 7 साल जी जी जो भी टेन्योर है जी इसका, जी। अगर कोई उससे कम में करा रहे हैं तो आपको क्या सिखा क्या रहा होगा? सीख। ठीक है। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 10th पास है कोई बात नहीं, हम आपको ट्रेन कर देंगे, आपको सर्टिफाइड कोच बना देंगे। कोई कह रहा है हम 12th पास है, अगर आप आ जाइए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एंड दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि हम्म, अगर आपको एक सर्टिफाइड कोच बनना है, हाँ ठीक है, तो आप किस इंस्टीट्यूट से आप वो डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आप यकीन मानिए कोचिज का भविष्य स्पेशली हम्म, बॉडी बिल्डिंग में या मसल उसमें जिम जी की सर फील्ड में जी सर बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत क्योंकि अगर आप में काबिलियत है जी तो आप चाहे तो किसी एक प्रोफेशनल एथलीट के साथ जुड़ जाएं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, मैरी जी कॉम, विजेंद्र जी बॉक्सर, सचिन तेंदुलकर, आप इनके पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं तो तो यू आर अर्निंग गुड। और एक नाम आपके साथ जुड़ गया तो लाइफ फिर सेटल बाकी लोग आपके साथ वैसे ही जुड़ते हैं कि यार एग्जैक्टली। विराट कोहली का ट्रेनर है, यार मैरी कॉम का ट्रेनर है। या आप बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी के साथ एक्टर के साथ या एक्ट्रेस के साथ आप जुड़ जाते हैं, लाइफ फिर वही बात सेटल कि लाइफ सेटल। एग्जैक्टली। अब मुझे लगता है कि दिल्ली में मतलब फिटनेस को लेकर उतना लोग अवेयर नहीं है, अब हो रहे हैं कंपेयर टू मुंबई। वो लोग फिटनेस को ज़्यादा समझते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शो ऑफ में ज़्यादा चलता है। लोग उतना डेडिकेटेड नहीं, हाँ वो जिम जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए। वहाँ पे उनको पता है कि उनको फिट रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मीडिया है पूरा। और लोग इतना जितना दिल्ली में शो ऑफ है ना उतना वहाँ नहीं है। नीचे में हुए गया था, वहाँ इतना शो ऑफ नहीं है देखिए कुछ डिफरेंसेस। मैं आई कांट से अबाउट द जनरल पब्लिक कि हम्म जनरल पब्लिक क्या कर रही है दिल्ली में या हाँ हाँ बॉम्बे में, जी जी बट मैं कह सकता हूँ कि यंग जनरेशन दे आर मोर टुवर्ड्स फिटनेस, हम्म फिटनेस कंसर्न है। जी तभी आप देखें कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं हर हफ्ते एक ना एक जिम खुलता है। जी सब जिम की फीस भी बहुत अच्छी है। जी जी और क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र करा जी जी तो उस पे फोटोज पोस्ट करना ये सबकी हम्म हॉबी है आज की डेट में। बिल्कुल तो वो फोटोज अच्छी आनी चाहिए आपकी, अच्छी कोई भी नहीं चाहेगा कि बल्कि बॉडी के साथ जी जी पेट निकला हुआ है, जी गाल है, गर्दन गायब हो गई, जी फैट इतना आ गया, जी उसके साथ कोई भी हर कोई चाहेगा कि मेरी कॉलर बोन ऊपर हो, तो अगर मैं टी शर्ट पहनूं तो दिखे फ्लैट आए। हर कोई यस सोचता है कि मैं टी शर्ट पहनूं तो मेरी बैक क्लियर आए, बैक क्लियर अगर मैं स्लीव्स है मेरी तो यहाँ फंसी हुई हो। जी जी तो जी हर कोई यंगस्टर्स में बेसिकली बात करूं तो चाहता है। और अब तो डॉक्टर भी कहते हैं लाइक जो हमारी फीमेल्स हैं जो होम मेकर हैं जी स्पेशली, जी अब क्योंकि वो घर में रहती हैं, घर के काम जी सारे कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बिल्कुल लेकिन अब हाउस हेल्पर भी हैं, बिल्कुल तो इस वजह से जो एक्सरसाइज जितनी एक्सरसाइज होम मेकर के हम्म लेडी के साथ होनी चाहिए वो नहीं है। जी तो उनके लिए जिम ने अलग से हम्म अपनी फीस को कम करके और हम्म टाइमिंग्स में और करती हैं, टाइम लाइक 11 टू आप 1 आ जाइए तो इसमें जी चार्जेस कम है, या का 3 टू 5 काइंड आ ऑफ जाइए हैप्पी इसमें आवर्स चार्ज, हैप्पी आवर्स काइंड ऑफ जी थिंग। जी तो वो लेडीज भी उस तरफ जा रही हैं। जी जी अच्छा, या तो खुद से जा रही हैं या फिर डॉक्टर उन्हें सलाह दे डॉक्टर रहे ने हैं सलाह कि अब आप
जिम ज्वाइन करिए, आपको ये प्रॉब्लम है तो वो जिम से दूर हो जाएगी। सेम थिंग ये कंसर्न है आपकी ईटिंग हैबिट से, जी कि ईटिंग हैबिट से हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे जी जी कि एक सर्टेन एज के बाद जब आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, लाइक अगर जब हम बचपन में थे तो ज़्यादातर काम हम भाग के कर लिया करते जी थे, अगर काम नहीं करते थे तो वैसे ही खेलते कूदते भागते रहते थे। बिल्कुल सर क्योंकि इफ़ यू विल टॉक अबाउट द यंग जनरेशन जो आज की है, उसके पास में PS5 खेलने के लिए और बहुत सारे गेम्स हैं जी खेलने के लिए। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द जनरेशन 80s और 70s वाली थी, तो कुछ था ही नहीं खेलने के लिए, तो सारे आउटडोर गेम्स, आउटडोर भागने दौड़ने वाले थे। जी तो उस टाइम पे कुछ भी खा लेते थे वो हजम हो जाता था। उसका दो रीज़न थे, एक तो हमारी डाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, जी और हम भागते दौड़ते रहते थे। जी लेकिन एक सर्टेन एज के बाद डाइजेशन पावर कम हो जाती है, जी तो फिर आपको जीभ के लिए नहीं खाना, फिर आपको अपने पेट के लिए खाना है। आप जब भी कुछ भी खाएं, आप सिर्फ इतनी चीज जहन में रखिए कि इट इज योर स्टमक, इट इज नॉट अ डस्टबिन डस्ट जिसके अंदर आप कुछ भी गंद डालते रहें। हाँ पहली चीज। दूसरी चीज यंग बच्चों के लिए, कि जितनी भी खाने पीने की चीज़ों की ऐड आती है वो 100 के 100% हार्मफुल है। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑन एयर एक है, सेकंड या सर प्लीज ध्यान से सुनना है सबको जी स्पेशली यंगस्टर्स प्लीज यंगस्टर्स के लिए बेसिकली, प्लीज सर क्योंकि जितनी भी चीज़ों की आप ऐड देखते हैं जी 100 के 100% वो हार्मफुल है। रीज़न वो हार्मफुल है तभी उसकी ऐड कर रहे हैं कि आप खरीदो। बिल्कुल बिल्कुल सर भैंस के दूध की ऐड कोई जो भैंस पाल रखी किसान ने वो तो नहीं ऐड कर रहा, नहीं ऐड कर जो अपना घी घर में बना के दे रहा है वो तो नहीं ऐड नहीं कर ऐड रहा। कर रहा आप चूज कर लीजिए कि आपको अपने आप को आपको शीशे में आपको आपको क्या, अपने आप को क्या देखते हैं आप। जी तो इसलिए आप हेल्दी खाइए। और नॉट ओनली यंगस्टर, एक सर्टेन एज के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू क्रॉस, वंस यू क्रॉस 38 40, तो उसके बाद अपनी ईटिंग हैबिट्स में आप चेंज ले आइए। और चेंज का एक, अगर मैं सबसे आपको बड़ा फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, जो आप घर में भी कर सकते हैं, वो ये कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए, आप जी पेट भर के मत खाइए। होता क्या है, हम ख़ास तौर से इंडियन कम्युनिटी जी में, सर क्योंकि हम रोटी खाते हैं तो हम सब्जी खाते हैं, हम दाल भी खाते हैं तो उसमें ऑयल का तड़का होता है, जी हम जी गोश्त खाते हैं, हम जी मीट खाते हैं तो जी ऊपर ऑयल होता है उसमें। जी तो होता क्या है कि हमने ब्रेकफास्ट किया सुबह 9 बजे, जी या अगर कोई 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 8 बजे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद काम का प्रेशर इतना है कि ऑफिस में जाके कुछ सुध बुध रहती ही नहीं है। नहीं रहती फिर वो 1 बजे 1:30 बजे जब लंच टाइम होता तब कहते हैं यार भूख लगने लगी जी यार। जी अब क्या हो गया, आपने 8 बजे अपनी फर्स्ट मील ऑफ द फर्स्ट डे मील आपने लिया, यस फिर आप सीधा 1:30 बजे आप लंच कर रहे हैं, जी जी तो आप उसमें 3 रोटी 4 रोटी खा लेंगे आप। ओवर ईटिंग लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप 4 रोटी गिन के खा रहे हैं, हाँ लेकिन आपने दाल तो गिनी नहीं, जी आपने बिल्कुल उसके सब्जी खाई वो तो आपने गिनी नहीं, वो भी तो आपके पेट में गई। अब क्या हो रहा है, क्योंकि पेट खाली हो गया, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं जी खा रहे हैं, यहाँ तक भर गया, बिल्कुल फिर हम कहते हैं यार हाँ यार आई एम डन, और फिर आप उसको छोड़ देते हैं अपने खाने बिल्कुल को। यस लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपका खाना वो डाइजेस्ट होने लगा, फिर आपको लगता है यार मैंने ओवर ईटिंग कर लिया, हाँ हाफ एन क्योंकि उसे आवर डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्या हो गया, ये आपने 2 बजे अपना लंच कर लिया, अब आप शाम को 7 बजे घर आ रहे हैं। जी घर आते, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन। यस यस एक्चुअली आप घर आ रहे हैं 7 बजे, आपने आते ही कॉफ़ी और कुछ उसके साथ में स्नैक्स ले लिया, स्नैक ले लिया अब आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर आपने थोड़ी देर बच्चों के साथ खेला, थोड़ी देर टीवी देखा, अब आप रात को 10 बजे डिनर कर रहे जी हैं, जी जी करके सो गए। तो ये हैबिट आपको बिल्कुल चेंज कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि डॉक्टर आपका सब कुछ खाना बंद करा दे, यस यस कि यस ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। इससे बढ़िया टाइम रहते प्लीज नो नोट कर लो जी, आप टाइम रहते अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज ले जी आइए, अपने खाने की चीज में चेंज ले आइए, कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए। ये टेक योर फर्स्ट मील एट एज पर योर कन्वीनियंस, लाइक 8 o'clock और 9 o'clock और 7:30। ऐड मोर एंड मोर न्यूट्रिशन इन यस योर मील। आप सुबह में दलिया ले लें, आप सुबह में ओट्स ले लें, आप पोहा ले लें, शुगर कट कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट 38 40 एज ग्रुप के लिए। उसके बाद में आप 11 बजे, आप अगर आपको चाय पसंद है आप चाय ले लें, कोशिश करें कि चीनी उसमें शुगर की वॉल्यूम कम कर दें, और आप कोई भी अपनी मील ले रहे हैं उसमें सॉल्ट की वॉल्यूम कम कर दें। और चाय के साथ आप बिस्किट ले लें या आप सैंडविच ले लें। तो क्या होगा, आपने पहली मील 7:30 8 बजे ली, उसके बाद दूसरी मील आपने 11 बजे ली, तो जी कुछ कवर हो गया। कवर अब आपका पेट खाली नहीं है। जी अब आप 1 बजे 1:30 बजे आप इत्मीनान से अपना लंच करिए।
अब क्या लंच में जो आप 4 रोटी खा रहे थे आप उसको 2.5 रोटी पे ले आइए, 3 रोटी पे ले आप कम खाइए आप, ताकि थोड़ी देर बाद जब वो डाइजेस्ट जी होगा जी जी तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ओवर ईटिंग कर ओवर लिया है। ईटिंग कर फिर आप अपना 5 बजे 6 बजे कोई भी आप फ्रूट अपने घर से कैरी करिए, आप ओट्स कैरी करिए, हम्म आप स्प्राउट कैरी जी करिए, जी या तो आप सुबह खा लीजिए उसको 11 बजे जी जी मिड मील में, जी सर सेकंड मील में, या आप उसको कैरी कर सकते हैं फ्रिज में, कहीं आपके पास स्पेस है तो आप उसको शाम में खा लीजिए। अगर 11 बजे आप खा रहे हैं तो शाम में चाय के साथ कुछ ले लीजिए, अगर आप 5 बजे खा रहे हैं तो आप शाम 11 बजे आप चाय के साथ कुछ खा लीजिए। बिल्कुल आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कर लें। फिर आप जब घर पहुंचेंगे आपको भूख नहीं भूख लगेगी, नहीं आप लगेगी बहुत एकदम खाने पे नहीं टूटेंगे, तो आप जो डायरेक्ट खाएंगे 7:30 8 बजे अपना आप प्रॉपर अपनी हम्म जो डिनर है वो लीजिए। जी जी आप कोशिश करके फिर उसको कट डाउन कर दीजिए, हम्म और फिर आप सोने से पहले अगर भूख है तो आप एक गिलास दूध ले लीजिए। बस आपने शुगर और सॉल्ट का आपने बहुत ध्यान रखना है इसमें, और आप सो जाइए। आपके सोने और आपकी लास्ट मील में आप कोशिश करिए कि 2.5 से 3 घंटे का गैप हो, और फिर आप देखिए कि आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको खुद अपनी बॉडी रिलैक्स लगेगी, और आपका दिल करेगा काम करने में, आपका दिमाग लगेगा काम यस में। सर जो पहले रिजल्ट आता था ये ईटिंग हैबिट्स चेंज करने के बाद बिल्कुल सर में आपको रिजल्ट महसूस हो जाएगा खुद हाँ से। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी पे ही पड़ेगा, बिल्कुल आपके काम पे भी उसका असर आपको दिखाई देगा। आई कैन से क्लियरली इट्स अ मेडिटेशन इट्स अ डाइट योगा क्योंकि हम लोग 1 आवर प्रैक्टिस करते हैं सब कहते हैं हम योगा कर रहे हैं योगा कर रहे हैं जो सर ने डिटेल किया है इट्स अ योगा एक्चुअली कि सुबह अर्ली अपने टाइम से ब्रेकफास्ट टाइम से प्री लंच फिर लंच टाइमली हम खाएंगे और इतना हम खा लें मतलब मैं ये समझा हूँ आपकी बात से कि हमें उतना खाना है जितनी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर ले आपको हाँ उतना खाना है कि आपका पेट खाली भी ना जी रहे और आपका ओवर ईटिंग भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बस सिंपल बेस्ट फॉर्मूला। बेस्ट सर सर आजकल फिटनेस का मीनिंग यंग जनरेशन के लिए बॉडी बिल्डिंग है क्योंकि वो उनकी तरह के बॉडी इंप्रेशन चाहते हैं देखिए बिग मसल्स वगैरह और जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है वो विदाउट किसी स्टेरॉइड के बनना मुश्किल है क्योंकि एक लिमिट है बॉडी की उसके ऊपर नहीं जाएगी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग और वो उनके लिए नेसेसरी क्योंकि वो कम्पीट करते हैं तो क्या ये रियली इतने कॉस्टली भी होते हैं जितना बता क्योंकि आम पब्लिक वो कहते कि बजट में नहीं आता या फिर कॉपी कुछ मतलब वो मतलब अनसेफ चीजें कहीं से लाते हैं क्योंकि पब्लिक में तो मिलती नहीं चीजें देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपका गोल क्या है, जी कि आपका गोल फिट रहना है। जी यू वांट अ फिट बॉडी, जी कि मेरा बॉडी फैट ना दिखे, मेरे कॉलर बोन दिख जाए, जी मेरा बाइसेप थोड़ा सा यहाँ से टाइट जी हो जाए, मैं टी शर्ट पहनूं तो जी जी दिखे, और पीछे से कोई मुझे देखे तो मेरी बॉडी वी शेप दिखे, टी शर्ट मेरा फिक्स है, दैट्स इट। जी आप यकीन मानिएगा, अगर आप एक फिट बॉडी के साथ एक हम्म, सड़क पे पटरी पे जो 250 रुपए की बिकती है, शायद हमारे टाइम में वो 125 रुपए की जी जी बिकती है जी टी शर्ट, अगर आप वो भी पहन लेंगे तो आपके ऊपर बहुत खिलेगी वो। बिल्कुल लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, बेडोल है, तो फिर आप ब्रांडेड 4,000 रुपए की एडिडास की टी शर्ट भी पहन ले, वो बिल्कुल भी नहीं नहीं अच्छी लगेगी, जी पहली जी चीज। दूसरी चीज कि आपका गोल क्या है। आप पहले दिन ही जाके अगर कोच के ऊपर प्रेशर बनाए थे, बात फिर वहीं आ जाती है कि जी मुझे तो 3 महीने में जी मसल बिल्डिंग चाहिए, मुझे तो मसल्स चाहिए 3 महीने में। जी तो देखिए, नेचुरल उससे कम से कम 6 महीने लगेंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से नेचुरल कम तरीके से। हम्म हाँ, फिर आपने कोच के ऊपर प्रेशर बना दिया, अब उसे अपनी जॉब भी बचा के जॉब रखनी भी है। बचा अब के क्या है, रखनी वो आउट ऑफ द जिम जाके आपको कुछ पर्सनल सप्लाई करेगा जी जी तो उसमें पैसे ही बचेंगे, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें इसके ऊपर एमआरपी तो होती नहीं है। एमआरपी ठीक है, तो क्या होता है, एक बार मैं अपने दोस्त के जिम में बैठ गया था, साउथ दिल्ली में उसने जिम बनाया था, तो जी मैं इनॉग्रेशन पे नहीं जा पाया। मैं फिर वैसे ही एक दिन मिलने चला गया, तो मैं उसके साथ जिम में बैठा हुआ। तो अब क्योंकि नया नया जिम था तो सप्लीमेंट कंपनियां उसको आ रही थी मार्केटिंग के लिए, बिल्कुल उसके पास आई एक कंपनी। तो एक कंपनी का लड़का आया, उसका जो 5 किलो का जार था, डब्बा था, वो उस पर लिखा था 4,999, जी प्रिंट था उसको। जी यू वोंट बिलीव कि वो उसको 750 रुपये में दे रहा था, 770 रुपये में, कि आप रखो और बेचो। अब उस पे प्रिंट 4,999 है। अब अगर जिम वाले ने, कोच ने उसको डिस्काउंट करके भी दिया तो 4,500 का दे देगा।
बिल्कुल। सोचो 770 रुपए का वो उसको दे रहा है, तो उसमें क्या होगा? क्या जो होगा? होलसेलर है, जो सप्लायर है हम्म, जिम वाले को 770 रुपए का दे रहा था, जी जी। उसमें क्या होगा? क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट? तो ये तो हो गया कि आपका गोल क्या है। जी। आपको फिट होना है, आपको मसल बिल्डिंग में जाना है। देखिए, आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एक फिट बॉडी चाहिए। फिट आपको बॉडी। मसल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मसल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है आपको। आपकी एक फिट बॉडी है, आप अपनी टी शर्ट पहने, आप अपना सूट पहने, अच्छा लगे, और आपके काम करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, क्योंकि अच्छी बॉडी से अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आप काम करेंगे। बिल्कुल। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जी। पे, मसल बिल्डिंग पे। अगर हम बात कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया की, देर इज अ कैश प्राइज विनिंग द मेडल। मिस्टर ओलंपिया, देर इज अ कैश प्राइज ऑफ $400,000। माय गॉड। 4 लाख डॉलर का प्राइस है इस पे। उसको पाने के लिए तो वो फिर वैसे ही उतनी मेहनत कर रहे हैं ना। तो बात साफ है कि आपको मसल बिल्डिंग के लिए आपको एज अ प्रोफेशनल एथलीट खेलना है अगर, फिर तो मैं तब भी ऑन कैमरा नहीं कहूंगा कि आप कुछ गलत लो आप। सही। लेकिन सेम ऐसी, यू वर टॉकिंग अबाउट द मुंबई एंड द बॉलीवुड स्टार। आपने देखा था कि अगर आपने पिक्चर देखी हो अग्निपथ, जी ऋतिक रोशन वाली, जी जी। जी जो ऋतिक रोशन ने मसल मसल तैयार करा था, ऋतिक रोशन ने न्यूजीलैंड के थे शायद, ऑस्ट्रेलिया के 2 ट्रेनर उसने जी हायर जी। करे थे जी सिर्फ उस मूवी के लिए। जी। तो कहने का मतलब है कि उसका टारगेट था ना वो मूवी, एक्चुअली। राइट? तो उसने उस टारगेट को अचीव करने के लिए किया। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था उसकी वॉर। आपने जैकी वो टाइगर श्रॉफ वॉर के मूवी। साथ आपने हाँ देखी हो। जी। तो टाइगर श्रॉफ के साथ जब थी तो मतलब मैंने इंटरव्यू सुना था उसका, ऋतिक रोशन का, कि यार मैं बड़ा परेशान था कि मुझे टाइगर श्रॉफ के साथ करनी है, जी क्योंकि जी। टाइगर श्रॉफ के भी मसल्स बहुत तगड़े हैं, काफी। रिफ्लेक्सेस बहुत तगड़े हैं। यस। अच्छा, ऋतिक रोशन की उम्र हो गई है, वो यंग लड़का है, डांस भी बहुत अच्छा करता है। तो फिर गोल, कि आपका जी गोल जी। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। सेम आपने आमिर खान दंगल देखी होगी कि उसने बोला कि वो जो मोटे वाला सीन है वो पहले कर लेते हैं, पहले कर। बाप वाला जो महावीर फोगाट का, और महावीर फोगाट साहब का, और जो यंग वाला है महावीर फोगाट का सीन वो हम बाद में बाद में करेंगे, करेंगे। क्योंकि मेरे पास मुझे पतला होने के लिए एक गोल मोटिव है। होगा, गोल एक है। गोल होगा मेरे जी। पास में। सेम कॉमन मैन के लिए है कि आपका गोल क्या है। अगर तो आपने स्टेज पे जाना है, आपने कंपटीशन लड़ना है, तब आप बिल्कुल। वो तरीका अपनाइए आप, लेकिन जी हार्मफुल तो है दोस्त। जी जी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारे पास जो कोचेज हैं उनका मेन फंक्शन ये है कि जो भी आ रहा है, चाहे वो 3 महीने टारगेट लेके आए, 6 महीने का, हमारा मेन फोकस है काउंसलिंग, कि आप ट्रू। कैसे गोल डिसाइड करना है। एज अ कोच, हाँ एज अ कोच। हाँ, बाकी चीज़ें बाद में, पहले कि सामने वाले को पेशेंस में लाना है कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म के स्लो चलना पड़ेगा जी। तो स्टे करेंगे। और यंग जनरेशन को, यंग लड़कों को मैं ये भी बताऊंगा कि आप जिम में जाके अपने कोच को बिल्कुल मत बोलो कि मुझे 3 महीने में मुझे मसल्स दिखाने हैं। मसल्स दिखाने का काम एक प्रोफेशनल एथलीट का है। तो वो उसी हिसाब से सोएगा, उसी हिसाब से अपनी डाइट लेगा। अब आप खाने में कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं प्रोटीन शेक ले लूं और सिर्फ मेरा उससे बन जाए। प्रोटीन शेक क्या है? आपने कभी रिसर्च करा है प्रोटीन शेक क्या है? प्रोटीन शेक वो है कि जो एक एथलीट की डाइट है, जी। वो डाइट को पूरा नहीं ले पा रहा, तो वो सप्लीमेंट्री डाइट है। सप्लीमेंट। आप सप्लीमेंट्री डाइट के लिए क्यों जा रहे हो? आज जो डाइट है आपकी वो लो ना। आप प्रॉपर अपनी रात को सैलेड लो ना। आप बॉइल्ड चिकन लो ना। आपको किसने रोका है? आप ओरिजिनल, आप देसी तरीके पे जाओ ना आप। जी। हाँ, अगर आपको मसल बिल्डिंग है, आपको स्टेज पे जाना है, आपको compete करना है, आपको अपने स्टेट के लिए मेडल जीतना है, अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतना है, तो फिर आप वो तरीका आप अपना सकते हैं। बट आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट बीइंग अ कोच। जी। एक्चुअली सर, जैसे कंपटीशन होते हैं ओपन चैंपियनशिप वगैरह, तो इसमें जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, बहुत पार्टिसिपेशन, जो फीस वगैरह है, बहुत ह्यूज मनी इन्वेस्ट होती है। तो एज ए एथलीट वो कैसे अरेंज करते हैं? क्योंकि मोस्टली मैंने सुना सब सब बहुत ग्राउंड से आ रहे हैं, कोई वेल फन फैमिली से नहीं आते, तो ये कैसे मैनेज होता है? ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है ये, हम्म। और मैं बड़ा खुल के जी इस पे बात करना पसंद करता हूँ। जी देखिए, जो ओपन चैंपियनशिप होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करती है और बच्चों को सेल्फ स्पॉन्सर्ड होती है वो। जी अब बच्चों को क्वालिफिकेशन राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जी और जैसे आनंद है, जी या जी अभी लेटेस्ट हमने बॉम्बे शेरू क्लासिक खेला, जी जी
तो उसमें कोई स्पॉन्सर कौन करेगा, हमको खुद स्पॉन्सरशिप लानी पड़ती है और जी वो काम भी मैं करता हूँ मैं। जी तो होता क्या है कि हम पहले तो एक प्रपोजल बनाते हैं, पहले हम्म, उसको कंप्यूटर पे हमने बनाया, जी फिर उसके प्रिंट आउट निकाले। जी आप ये जोड़ते रहना खर्चे। जी जी फिर जी ये उसके हमने प्रिंट आउट निकाले, जी फिर हम ड्राइव करके, अब वो हमें डिज़ाइनिंग तो आती नहीं है, जी हम जी तो जी खिलाड़ी हैं। जी तो वो डिज़ाइनर 400 500 600 पर आवर लेते हैं और 2 घंटे एक ब्रोशर को डिज़ाइन करने में जी बड़े आराम से लग जाते जी हैं। जी तो वो पैसा, फिर उसके प्रिंट आउट का जी पैसा, और फिर स्पॉन्सरशिप प्रपोजल के लिए पहले तो किसी भी कॉरपोरेट जी हाउस से अपॉइंटमेंट लेना, जी बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है। राइट फिर राइट वहाँ जाओ हम्म एक बार, फिर हम्म, वहाँ समझा के आओ, जी फाइल सबमिट जी करके आओ, फिर 2 3 चक्कर वो कटाते हैं, जी उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। जी और फिर फॉलो अप जब हम जाते हैं हम्म तो लोग बाग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। हम्म। मैं सुन के ही समझ रहा हूँ कितना टफ है, इतना लंबा प्रोसेस, और क्योंकि ठीक है, जहाँ मनी मैटर आ जाता है वहाँ पे लोगों के थॉट्स चेंज हो जाते मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ हैं। मैं, जी कि फ़ोन उठाना बंद हो जाते हैं। जी फिर वहाँ हमारी बेशर्मी, हम्म हमको तो कॉल करना ही है ना जी सर, आप सर मत उठाओ। जी जब तक आप अपने मुंह से मना नहीं कर मना दोगे नहीं करे हम अप्रोच करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो एक वो रोशनी की एक लॉ ज़रा सी नज़र आनी जी चाहिए। तो हम मेहनत करते हैं, हम तो जी सर एथलीट हैं, हमें जी पता है सर जी आसानी से तो मेडल आता नहीं है। जी उसके बाद में कहीं ना कहीं से अगर कुछ इंतज़ाम हो भी गया तो होता कैसा है, मैं आपको अगर एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, जी अभी हम मिस्टर ओलंपिया जो वेगास गए थे 2022 जी में, 23 में हमने नहीं खेला जस्ट बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं ओ खेला। तो 2022 में गए, हमारा एक जो सोसाइटीज बनाते हैं जी जी ना बिल्डर, वो जी जो बड़े बड़े बिल्डर होते जी हैं, वो कंपनी के साथ हमारा टाई अप हो गया। जी उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। हम वेगास में था हम, तो उस वक्त मुझे और आनंद सिर्फ 2 ही जनों को हमें ट्रैवल करना था। जी तो क्या हुआ कि बोला ठीक है, आपको पहले तो महीना 1.5 महीना फॉलो अप में ही निकल गया, फिर वो एग्री कर गए। इधर कंपटीशन की डेट आती जा जी रही है जी नज़दीक, और लास्ट मोमेंट पे आए, जब तक हमारा स्पॉन्सरशिप का चेक नहीं आया, अब टिकट के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, एयर टिकट के। जितना क्लोज जा रहे जस्ट बिलीव मी, आई हैव द बिल्स। 194,000 की एक टिकट खरीदी थी हमने वेगास के लिए। 194,000 हैं एक्चुअली आई इंडियन अंडरस्टैंड रुपीज, 1,94,000 रुपये। न्यू दिल्ली, अबू धाबी, अबू धाबी न्यूयॉर्क, और फिर न्यूयॉर्क से 6 घंटे की फ्लाइट थी जी हमारी जी वेगास के लिए। इस जब ये टिकट तो हमने ले ली, ट्रैवल एजेंसी हमारी इतनी अच्छी है, गुडविल है, कि उन्होंने हमें टिकट इशू कर दी है। इधर जाने की डेट नज़दीक आई जा रही, ट्रैवल एजेंसी हमसे पैसे नहीं मांग रही शर्मा शर्मी में कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं, एथलीट हैं। तो मैं खुद उनके पास गया, मैंने कहा जी हमारा ना अभी तक स्पॉन्सरशिप का चेक नहीं आया है, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड से अपने तो पैसे चार्ज कर जी लो। जी तो उन्होंने मेरे को बोला कि ताहिर जी दोनों टिकट पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रख जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड से। मैंने बोला क्या करें अब, क्या 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है, आप जी प्लीज़ चार्ज कर लीजिए। जी मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से वो वहाँ चार्ज करा, और इधर इन्होंने वो पैसा देने से मना कर दिया। ओ अब हमने टिकट भी खरीद लिए, हमारी 2 दिन बाद फ्लाइट भी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अच्छा, क्या आप चैंपियनशिप में क्वालिफाइंग राउंड से होके आप वहाँ पहुँच रहे हो, आप नहीं जाओगे ना, तो वहाँ फिर टीम इंडिया के आगे लिखा आ जाता है कि अवेलेबल नहीं। अवेलेबल और उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन में हमको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, और एथलीट के लिए डिमोटिवेशन क्योंकि बॉडी तैयार करने में, तैयार उस लेवल पे जाने में, तैयार बॉडी जैसे आनंद है, जी आनंद जी तैयार हैं, तैयार बट वो कर्व्स लाने में, वो मसल ऊपर जी लाने जी में, जी तो फिर दोबारा नई सिरे से मेहनत होगी ना। और 3 महीने, एफर्ट्स भी किए हैं इतने 3 महीने लगेंगे, पानी छोड़ देते हैं एक जी हफ्ता जी पहले। तो जी जी वो हमारा दिन आ गया, हम ऊपर वाले का नाम लेके और हम वेगास पहुंच गए। बात वही हुई, वेगास जाके हमारा होटल बुक था, होटल की पेमेंट मैंने फिर अपने क्रेडिट कार्ड से करी, और जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा तो वो यूएस डॉलर में पेमेंट थी। जैसे ही उन्होंने स्वाइप करा, कार्ड ब्लॉक हो गया, क्योंकि बैंक ने सोचा कि कोई इंटरनेशनल फ्रॉड हो रहा है, कि दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आई थिंक 3,000 यूएस डॉलर्स समथिंग करके। तो वो कार्ड वहाँ उन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि वहाँ रात थी तो यहाँ दिन था। तो फिर मेरे एक जानकार हैं बैंक में, मैंने उनसे हेल्प ली। जी जी तो उन्होंने मुझे टीम लीडर का नंबर दिया, फिर टीम लीडर को मैंने ऐसे ऐसे बताया कि हम यहाँ फंस गए हैं, और इतनी लंबी जर्नी थी, आनंद 2 घंटे से ज़्यादा बैठने में फिर दिक्कत शुरू हो जाती है जी व्हील जी जी चेयर पे।
वो बेचारा इतना उन्होंने सरवाइव करा, आनंद ने इतना सरवाइव करा बैठा हुआ। फिर उसके बाद में हम फिर वो कार्ड उन्होंने फिर अनब्लॉक कराया, फिर पेमेंट करी और तब जाके हम होटल के रूम में पहुंचे। और ये लंबी हमारी जर्नी बहुत हो गई थी कि हम दिल्ली अबू धाबी हम पहुंचे। तो अबू धाबी से 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट थी, और जैसे ही उतरे एयरपोर्ट पे और फिर लगेज लेने के बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन करा तो मेल आई कि आपकी फ़्लाइट, मेरी 2 घंटे बाद फ़्लाइट थी, कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल या रीशेड्यूल। एंड जो सुबह 9 बजे थी वो रात को 9 बजे हो गई, 12 घंटे का। 12 घंटे। तो फिर खैर उन्होंने बोला कि हमने कहा भाई 12 घंटे हम तो नहीं रह सकते एयरपोर्ट पे। उन्होंने कहा कि हम आपको होटल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, ऑन अराइवल वीज़ा हाँ, लेना पड़ेगा। मान क्योंकि लिया। हमारे पास यूएस वीज़ा था तो हाँ, वो ऑन अराइवल था, हमको अबू धाबी का वीज़ा अलाउड था। तो लेकिन आपको ना $30 पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा वीज़ा फीस। मैंने कहा यार वाई वीज़ा फीस, आप दो हमको वीज़ा। जी, बोला सर अगर इस प्रोसेस से मैं आपको वीज़ा दूंगा, आपका वीज़ा तो फ्री में हो जाएगा, हाँ, बट 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। 12 घंटे सारे थे, 4 घंटे वहाँ में लगा दूँ, 3 घंटे पहले मुझे फिर एयरपोर्ट आना है, 7 घंटे तो मेरे यही इसी चले में गए। लग गए। क्या करते फिर हमने फिर दोबारा वहाँ $60 पे किए। फिर हमने अबू धाबी वीज़ा लिया, फिर उन्होंने होटल दिया, रेस्ट किया, हमने जाके शाम को वापस आए। फिर हम न्यूयॉर्क पहुँचे। जी, अब न्यूयॉर्क पहुँचे क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट तो वही थी हमारी, अबू धाबी से दो जी, घंटे जी, बाद थी, तो हमने न्यूयॉर्क हमने 12 घंटे पहले पहुँचना था। जी, तो वो हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो मिस हो गई। फिर हम दोबारा बोर्डिंग पे गए, काउंटर पे जाके उन्हें एक्सप्लेन करा सारा। फिर उन्होंने हमें नए बोर्डिंग पास इशू करे। जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो 6 घंटे बाद थी। फिर 6 घंटे एयरपोर्ट पे हमने बिताए, और फिर आगे तो जर्नी थी वेगास तक की, वो तो थी। रियली। तो ये सब। इसलिए हम कह सकते हैं कोच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सर के ना अगर बात करूँ तो इज अ काइंड ऑफ गॉड फॉर एथलीट, कि नहीं, मतलब कह सकते गॉड हैं कि तो नहीं, नहीं, लेकिन इतना एफर्ट मैं नहीं समझता कि सर कोई भी कोच करे, और जनरली तो कोई नहीं करेगा। देखिए मैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों से, वर्ल्ड से जी, गुजारिश करूंगा कि आ, कोई भी एथलीट अपने ब्रेड बटर के लिए, अपने जी, कपड़ों के लिए, अपने जी, जी, राशन के लिए आपसे पैसे कभी नहीं कभी। मांगेगा, कभी नहीं मांगेगा। जी, इतना उसको ऊपर वाला हुनर देता है, या इतनी उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती जी, है जी, कि वो अपने सारे काम खुद करते हैं, सारे अपनी जी, अर्निंग, अपने घर के काम, जी, अपने जी, जी। सब अपना खुद करते हैं। बस अगर कहीं पर उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो पड़ती है चैंपियनशिप में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के पार्टिसिपेट लिए। करने के एंट्री फीस, ट्रैवलिंग लिए। एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, मील्स तो हम कर लेते हैं, हम दो की जगह एक मील खा के गुजारा कर लेते हैं, हम कॉफ़ी पी के गुजारा कर जी, लेते जी, हैं। जी, जी। लेकिन एक एथलीट के लिए मील्स कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। वेरी इंस्पायरिंग। तो और अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है तो समझ ले कि इट्स नॉट अ इजी थिंग, इट्स अ मतलब बिग थिंग। मतलब बहुत मेहनत चाहिए, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो सर हमारी ऑडियंस के लिए, कॉमन मैन और वुमेन पब्लिक के लिए, अगर वो फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, जिम जाते हैं, कुछ टिप्स आप प्लीज़ यूज़फुल टिप्स दे दिए। और पैरेलली मैं कुछ चाहूँगा कि ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सके कि वो अपने क्लाइंट्स को कैसे और ज़्यादा अच्छे से एनकरेज कर सकें, कंट्रोल वे में उनको डेवलप कर सकें, प्लीज़। जी ज़रूर। देखिए बिगनर्स के लिए तो चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जिम की अहमियत को समझिए कि जिम क्या है। जिम बेसिकली, लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है कि जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए। नहीं, जिम आप अगर पहले के टाइम की बातें करें, हमारे फादर या फोर फादर, उस टाइम पे जिम नहीं थे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा फिट थे। जी, रीज़न क्या था कि हर काम को, मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो पैदल चल के जाते थे। जी, उसके दो रीज़न थे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं थी, एक, और नंबर दो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन थी भी तो उस वक्त के लोग, पैसे की बहुत वैल्यू थी, बहुत अहमियत थी। जी, तो वो हमारी मदर भी हो, चाहे आपने देखा होगा अक्सर के सब्जी मंडी या और कहीं मार्केट जाने के लिए, वो जी, जी, एटलीस्ट एक साइड वो सोचते थे कि पैदल चले जाएं वो, जी, राइट, कि बिल्कुल, पैसे बचा सके। बिल्कुल। तो उस टाइम के लोगों की फिटनेस जो थी, जो वर्कआउट था, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल था, वो उनके डेली रूटीन के काम को करने में था, जी, पैदल चलने में जी, था, भागने में, दौड़ने जी, में था। जी, तो जिम बॉडी बनाने की जगह नहीं है, जिम एक फिटनेस की जगह है कि जहाँ आप रोज़मर्रा की भागदौड़ वाली लाइफ में, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो आप ऑफिस में हैं, स्ट्रेस में हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या आप बिजनेस में हैं तो सेम, आप अपने काम पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं,
उन चीज़ों में वो चीज़ें कहीं खो जाती हैं कि आपके पैदल चलने का, क्योंकि गाड़ी है, जी बाइक है, सब जी कुछ है। तो इट्स बेटर कि आप जिम जाएं और आप जिम में वो कमी को पूरा करें, आप वर्कआउट करें। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि आप जिम में जब जाएं तो आप किस गोल के साथ जा रहे हैं, कि आपको मसल बिल्डिंग के लिए जाना है या आपको फिटनेस के लिए जाना है, आपको फिट बॉडी चाहिए। आप अपने जाके ट्रेनर के ऊपर प्रेशर ना बनाएं। जी आप कभी उसको मत बोलिए कि मैं मुझे 3 महीने में आप तैयार कर दो। जी देखिए, आपने उसके ऊपर प्रेशर बना दिया मुझे 3 महीने में तैयार कर दो। बात फिर वहीं आ जाती है जो मैंने आपको पहले जी बोली कि वो ट्रेनर है, उसको पहली बात तो अपनी नौकरी बचा के रखनी जी है जी जी ट्रेनर की। बिल्कुल और दूसरा, फिर वो आउट ऑफ द वे जाके आपको कुछ कुछ ला के देगा, बिल्कुल उसमें वो पैसे बिल्कुल बनाएगा तो उसको बिल्कुल फायदा है। बिल्कुल तो आपने ही उसको पहले तो मजबूर कर दिया, आप जी उसको मजबूर मत करिए। आप आपने बचपन में जो कहानी सुनी हम लोगों ने कि खरगोश की और कछुए की, कि खरगोश तेज चलने वाला फिर भी वो हार गया, कछुआ धीरे धीरे चलने वाला, तो फिर भी उसका आउटकम यही था कि स्लो एंड स्टडी जी विंस द रेस। आप धीरे धीरे नेचुरल तरीके से, आप नेचुरल आपकी अपने डाइट के अंदर चेंजेस लाइए, आप अपने वर्कआउट को अपने कोच की जी निगरानी में करिए, और आप फिर अपनी बॉडी के अंदर वो चेंजेस लाइए, जी रादर कि आप बाहर का कुछ गलत चीज़ें अपनी बॉडी में डाल के। जी अब बात आपने जी कोचिस की करी, बिल्कुल सर तो कोचिस के लिए सिर्फ मेरा एक वो है कि देखिए, मैं कोच हूँ, जी तो मुझे तो अब मेडल जीतना ही नहीं है, जी लेकिन मेरा सपना है कि मेरा हर एथलीट मेडल जीते। जी तो मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ वर्कआउट करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ उसके जी साथ सर काम करूंगा मैं, चाहे ऑन ग्राउंड हो, चाहे पानी में हो, चाहे जिम में हो। बिल्कुल तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उसको कुछ भी गलत चीज नहीं देनी। देखिए, जी वो बच्चा है, जी उसको तो लालच है मुझे मेडल जीतना है, बिल्कुल लेकिन कोच को तो एक्सपीरियंस है ना। ठीक जी है, तो इसीलिए कोचेस के लिए है कि अगर आप एक सर्टिफाइड कोच हैं, जी आपने सर्टिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, जी तो भी आप पढ़ते रहिए, जी क्योंकि नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें जी मार्केट में आती रहती आती हैं। रहती आप अपडेट रहिए, हम्म आप बायोमैकेनिक्स के साथ बॉडी के आप उस पर रिसर्च करते रहिए, जी आप उसको पढ़ते रहिए। आप ये नहीं है कि आपने 3 साल पहले आपने डिग्री अपनी ले ली थी, उसके जी बाद आप काम कर रहे हैं, जिम में जी काम कर रहे हैं, जी लेकिन मार्केट में नई नई चीज़ें, नई नई पढ़ने के लिए, नई बिल्कुल नई देखने के लिए चीज़ें आ रही हैं। तो आप अपना फॉलो अप बराबर रखिए, बिल्कुल आप अपना अप टू डेट रखिए जी अपनी नॉलेज को। बिल्कुल और यंगस्टर्स के लिए मैं फिर से एक बात कहना जी चाहूँगा कि मैंने देखा आजकल ना यंगस्टर्स यूट्यूब को अपना गुरु मान बैठे हैं। बिल्कुल सर मैं यहीं पे आना चाहता तो हो क्या रहा है कि आपका जो ऑन ग्राउंड आपका कोच हूँ है, जी आपका जो इंस्ट्रक्टर है, वो आपको कुछ बता रहा है, लेकिन यूट्यूब वाले ने बताया तो आप उसको फॉलो कर रहे उसको हो। बोल आप ऐसी गलती कभी नहीं करिए, जी क्योंकि यूट्यूब पे जो है, जो वो बता रहा है, वो है कौन खुद, आप जी फॉलो किसको कर रहे हैं, एक जी ये सबसे बड़ी जी बात जी है। दूसरी बात ये है कि जब आप YouTube वालों को फॉलो कर रहे जी हैं, तो आप सिर्फ उसी को देख रहे हैं, जी वही अपनी बात आपको बोल रहा है, जी आप अपनी बात उससे नहीं कह पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सर उसको नहीं बता पा रहे हैं कि अगर आज मैं शोल्डर लगा रहा हूं तो मेरा एंगल, मैं कितनी डिग्री में वेट को उठा रहा जी हूं। जी जी आप जब वेट पुल कर रहे हैं तो आप मुश्किल से 10 डिग्री अगर आप अपने आर्म को मोड़ देते हैं, जी उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर दूसरा, आप किसी भी एक मसल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमेशा सेकेंडरी मसल यूज होती है, जी तो वो आपकी ठीक यूज हो रही है कि नहीं नहीं हो रही है, वो यूट्यूब वाला नहीं बता आप उसको नहीं बता नहीं सकते। बता सकते राइट, वही सिर्फ बोले जा रहा है। हाँ पहली चीज तो यूट्यूब में ये है कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं, जी आपका ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ वही बोल रहा है, आप उससे अपनी, हम नहीं और अलग अलग बॉडी का अलग अलग वो होता है, अलग ठीक है, फंक्शन होता है। जी तो बस आप ये है कि आप अपने जो सामने हैं जो इंस्ट्रक्टर है, आप सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी कि आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का चुनाव करें। जी और जब आपने देख लिया है कि वो सर्टिफाइड है, ट्रेंड है, हम्म तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो फिर आप उसके ऊपर बिलीव करिए। बिल्कुल सर बिल्कुल सो अब आप समझ गए होंगे सभी कि हमें अपने कोचेस से कनेक्ट करना है जब आपका बॉन्ड बन जाता है ट्रस्ट करना है उन पे और आपको उनसे भी अपनी डिमांड्स रख सकते हैं इस तरह से कि आपको को कन्फ्यूजन जो क्लियर करनी है उनसे ये डिमांड नहीं करना कि मैं जल्दी ट्रांसफॉर्म करना जैसे सर ने बोला आराम से हाँ, पेशेंस के साथ जल्दी बिल्कुल ना हाँ करें, तो बिल्कुल। आराम से ट्रांसफॉर्म होंगे और मैं ताई सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा हमें इतना टाइम दिया हम बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि हम किस वे में थैंक्स करें सर को क्योंकि हमारे लिए इज अ सेलिब्रिटी एक्चुअली सेलिब्रिटी
क्योंकि हम हमें उम्मीद नहीं थी कि सर यस कर देंगे हमारे लिए। तो सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम आपका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुला के जो इज़्ज़त, जो मान, जो सम्मान दिया और मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया। और बात वही है कि क्योंकि मैं एक खुद एक एथलीट रहा हूँ, तो वही एक जुनून हो जाता है कि जी और इंडिया को हमें एथलीट देने हैं और जी इंडिया प्लेयर देने हैं। तो वही एक बस ख्वाब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे। शायद कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में हम ताहिर सर को दोबारा लेके आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग लेके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।